तो अभी एक चीज़ बताइए कि जब भी किसी एक इंसान को हायर करता है, कोई कंपनी एक टीम मेंबर हायर करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा, मैं टीम मेंबर बोलता हूँ, बिल्कुल। सो हायर करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स ही शी शुड अंडरस्टैंड और लुक इनटू अ पर्सन? राइट। तो इसमें नवीन जी जैसे 3 चीज़ें होती हैं जनरली हम जब बात करते हैं, स्पेशली जेन ज़ी, तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसी वो है जिससे हमें खुद काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम जेन एक्स, 48 ईयर्स का हूँ मैं, राइट। तो बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। बट कई बार ट्रेनीज के फेस पे होता है, ये बताएगा हमें राइट, ये बताएगा हमें इस टॉपिक के ऊपर, ये क्या स्ट्रेस क्या होता है या अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना, ये बताएगा। बट कहीं ना कहीं उसको शुरुआत हमेशा टॉप से करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अगर पेरेंट्स चेंज नहीं होंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के बच्चे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल है। तो अगर प्रमोटर उस थॉट प्रोसेस को समझ गया कंसल्टेंट के इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो कैस्केड डाउन होगी लीडर्स में, तो एंड रिजल्ट आप समझ रहे हो कि बाकी सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो साल के अंदर जो हम चेंजेस लाना चाहेंगे वो आएंगे। Please like, share and subscribe to our channel Alpha People, and don't forget to comment. Do a lot of comment and comment. Please like, share, subscribe. हितेश भाई, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नवीन जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, मनप्रीत ने जब हमें बताया ना कि भी हितेश भाई आने वाले हैं आज पॉडकास्ट के लिए, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, तो मैं यार ये हितेश भाई कौन बंदा होगा? तो एक बार मैं नाम से थोड़ा लगा कि हितेश भाई शायद कोई गुजराती तो नहीं है, राइट, तो समथिंग लाइक दैट, बट व्हेन आई मेट यू इट इज़ टोटली डिफरेंट हो रहा। राइट। सो कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच नवीन जी। आपने मेरे को जब हितेश भाई बोला ना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गंजे के ऊपर हितेश जब भाई साथ में लग जाता है सूट करता तो बिल्कुल है। सूट करता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बढ़िया। और आप कैसे? बस ठीक है सर, फर्स्ट क्लास सर। सर, एज वी स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू विद आवर व्यूअर्स, बट यू आर द मैन विद डिफरेंट हेड्स, मैनी हेड्स। तो आपका मैं ये विजिटिंग कार्ड चेक कर रहा था सर का, तो यहाँ पे तो पूरा एक सर ऐसे लिखा हुआ है, सो मेरे लिए डिफिकल्ट है कि आपको इंट्रोड्यूस करना। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लोग आपको कैसे जाने। थैंक यू सो मच नवीन जी। अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मैं आई एम ए ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और जब मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें हम 4 डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं। पहला है ट्रेनिंग्स, सेकंड इज़ HR एडवाइजरी सर्विसेज, जिसमें हम कंपनीज की HR पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। राइट। थर्ड इज़ प्रोग्राम मैनेजमेंट पार्ट, लाइक आई एम एसोसिएटेड विद 3 डिफरेंट NGOs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से अलाइंड हम लोग कई प्रोग्राम्स करते हैं, तो उनकी कंसेप्चुअलाइजेशन से पोस्ट इवन रिपोर्ट लिखना, ये भी मैंने ऑलरेडी अपनी चीज़ें इस पर्टिकुलर डोमेन में की हुई हैं। तो पहला हो गया HR एडवाइजरी, सेकंड हो गया ट्रेनिंग्स, थर्ड हो गया रिपोर्ट राइटिंग, एंड फोर्थ इज़ प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो ये 4 डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं। And you work as a mentor also, and you are a member Yes. of many committees and CEO and honorable director and academic advisory board member and बिल्कुल। advisory board member. तो नवीन जी, एक्सपेरिमेंटेशन अपने ऊपर बहुत की है शुरुआत से लाइफ में और श्रेय जाता है, पूरा इसका क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को और बच्चों को, That's great. क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट साथ में ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। Obviously not possible. एक्सपेरिमेंटेशन हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो सर, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया? राइट, सो थैंक यू सो मच नवीन जी। वो कहते हैं ना, कई पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करके आपको खुशी बहुत होती है। राइट। तो एक चीज़ आप सुनकर आप भी हैरान होंगे, मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था। सीरियसली? हाँ जी, बिल्कुल। 2001 में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था। इवन मैंने 3D मैक्स और माया भी सीखी हुई है, बट हाँ, ये कह लीजिए कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया लाइफ में, ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके। बट अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो मैंने कहीं ना कहीं फोटोशॉप और कोरल पे टिल डेट में काम करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ कोई आपको ऐसी होती है जो ज़िंदगी में किक देती है। तो मेरे को डिज़ाइनिंग में शुरू से लेकर अभी तक जो भी जर्नी रही है उसने बहुत किक दी है। तो शुरुआत हुई थी IT एंड ऑपरेशन से, फर्स्ट 3 इयर्स, जिसमें कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम एशिया सेंटर में था IT इंटर्न, और उसके बाद मैं क्वार्क सिस्टम्स में था एज शिफ्ट मैनेजर फॉर यूरोपियन शिफ्ट। ग्रेट। तो पहले 3 साल उसमें थे, और चौथे साल में एक बदलाव आया। मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखी। मैं ना लोगों को उनके वर्ड्स के थ्रू पढ़ता बहुत अच्छा था। उस टाइम में सोनी चैट, याहू चैट बहुत चलती थी। राइट। तो मैं लोगों के, जैसे अगर हमारी चैट हो रही है तो मैं आपके कई शब्दों से आपको पढ़ूंगा,
आपका फेवरेट कलर बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके साथ लाइफ में रही हैं। तो 80% वो रीडिंग्स कई बार मेरी सही निकली थी, हाँ, तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट बनता गया। और वो साउथ इंडियन फ्रेंड ने मेरे को बोला कि हितेश तू HR में वेंचर कर, HR फील्ड में आ और उसमें तो ज़्यादा अच्छा करेगा। ओके, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। 2004 में मैंने अपनी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी शुरू की द शेपर्स के नाम से। ओह नाइस, सो 2004 से ले लीजिए आप 2013 तक मेरा HR कंसल्टेंसी का रिक्रूटमेंट्स का ही ज़्यादा सफ़र रहा। 2014 वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसमें मैं फिर बिजनेस कंसल्टिंग में वेंचर किया, जिसमें जैसे मैंने आपको HR एडवाइजरी बताया था, राइट, शुरुआत वहाँ से हुई थी, जिसमें हम लोग कंपनीज के HR पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते थे। तो शुरुआत में मैं एक कंसल्टिंग ग्रुप है स्कोप इंडिया बिजनेस कंसल्टिंग के नाम से गुड़गांव में, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पे किया। बट पैरेलली उनको पता था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, तो इंटीग्रिटी वाइज मैंने कभी भी उनके क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं किया टिल डेट। हम लोग आज भी बड़ी अच्छी बातचीत में हैं। 5 साल उनके कई प्रोजेक्ट्स में मैंने उनके साथ काम किया, बट उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था कि मैं अपना इंडिपेंडेंट ही करूँगा। दैट्स ग्रेट, सो HR एडवाइजरी शुरू हुआ 2014 में। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें मैंने ऐड किया ट्रेनिंग्स, फिर उसके बाद ऐड किया रिपोर्ट राइटिंग, फिर ऐड किया प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो इस तरह से टोटल मेरा सफ़र रहा है। और अगर आपको नंबर से प्यार है तो मेरी एक आदत है मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मेरे को नंबर की आदत लगाई थी। Okay. उनकी एक KPO कंपनी है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस के नाम से। उन्होंने मेरे को डैशबोर्ड की आदत या डैशबोर्ड के लिए बड़ा पुश किया था कि डैशबोर्ड हितेश मेंटेन करो, Right. उससे एक अलग टाइप का किक मिलेगा। सो इफ आई गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि अगर मैं चारों वर्टिकल्स की बात करूं, आई हैव डन 939 ट्रेनिंग्स टिल नाउ। आई हैव डन 124 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पार्ट, कंसेप्चुअलाइजेशन से एंड तक। 27 HR एडवाइजरी इंटरवेंशंस मैंने की हुई हैं, HR इंटरवेंशंस, एंड 48 प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स आई हैव रिटन। ओह दैट इज अमेजिंग, सो दीज आर द नंबर्स। और नंबर्स कहीं ना कहीं मैंने देखा है या तो आपको किक देते हैं या आप बताते हैं कि आप कहाँ पे लूज हो रहे हो। राइट, तो वो एक बड़ा अच्छा आई ओपनर रहता है। it gives you a complete picture कि you are going up or downward Down, or yes. what exactly is happening. बिल्कुल सही, रोज सुबह उठ के एक अपन नंबर चार्ट देखते हो तो लगता है यार कुछ हो रहा है, कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिंदगी में कुछ ना कुछ कहते हैं ना, वो टेल पे फायर लगाने वाली कोई चीज होनी चाहिए। बिल्कुल तो चाहिए। ये चीज नंबर्स मेरे को बड़ा टेल पे या तो फायर लगाती है या कहती है कि भाई ठीक चल रहा है। Right, right. Sir, your expertise, according to that, human capital transformation. हम्म So why it is human capital? Why not employees? Or what is your thinking or thinking process behind it? How it works? देखिए, जब भी हम ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी पता है एकदम नहीं आता है। Right. बदलाव सबसे पहले शुरू होता है। आज आप मेरे अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं या मेरे कोलीग हैं और मेरे में किसी चीज़ की अच्छी आदत नहीं है, एंड द मोमेंट यू सजेस्ट मी टू चेंज सर्टन थिंग्स जो मेरे को प्रोफेशनली भी हेल्प करेंगी और पर्सनली भी हेल्प करेंगी, शुरुआत कभी भी वो यस से नहीं होती है। Right. मैं अगर बेशक आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको कहने के लिए मुंह पे कह दूं हाँ जी नवीन जी जरूर मैं इस चीज़ को करूँगा, अंदर से जब तक वो आवाज़ नहीं आएगी ना, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगा। Hmm. सो मैंने जब चीज़ को चूज़ किया था ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स में भी आता है और HR एडवाइजरी में भी आता है। क्योंकि जब हम HR एडवाइजरी करते हैं उसमें कंपनीज की जब पॉलिसी और प्रोसेसेस को चेंजेस करते हैं एज पर द थॉट प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की जो कहते हैं ना विजन होती है उसके अकॉर्डिंगली, जब उसको करते हैं तो हम करंट स्टेट को ही पढ़ते हैं। सो वी स्टडी द करंट स्टेट Right. एंड वी फोरसी द फ्यूचर स्टेट एज पर द क्वेश्चनर फ्रॉम CEO कि विजन क्या है CEO की, वो किस तरह से कंपनी को 10 साल में लेकर जाना चाहता है। उसमें एज इज प्रोसेस आ जाता है कि वे दे वांट टू रीच इन द फ्यूचर स्टेट। और जो सबसे पहला आपका आता है करंट स्टेट, कि करंटली हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। अब जब वो बदलाव लाना है तो हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। Right. और जैसे कि मैंने को बताया, शुरुआत हमेशा यस मैंने आपके मुंह पे बोल दिया है, बट अंदर से मेरी जब तक आवाज़ नहीं आएगी मैं चेंज नहीं करूँगा। Obviously. तो शुरुआत सबसे पहले डिनाइल से होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट चेंज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं नवीन जी की बात पहले सुनने के लिए मना कर दूंगा और जाके हो सकता है मैं लोगों से बात करूं पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं नवीन जी कि क्या चेंजेस लेकर आएंगे। कोई चेंजेस नहीं होने वाले, 2-3 महीने में इनको देख लेंगे, राइट। शुरुआत डिनाइल से होगी, बट कह लीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कोलीग हैं, तो मैं कहूँगा चलो यार नहीं, अगर मेरे दोस्त हैं या मेरे कोलीग हैं जो मेरे इतने क्लोज हैं, जो मेरे वेल विशर रहे हमेशा, Right. तो मैं एक ट्राई मारता हूँ। तो हो सकता है मैं डिनाइल से रेजिस्टेंस में आ रहा हूँ, बट जैसे कहते हैं ना, डिनाइल इज अ कंफर्ट जोन, रेजिस्टेंस इज फियर जोन, डर। अब वो डर जनरली तब होता है अगर मैंने ज़िंदगी में नई चीज़ें ट्राई नहीं की, एक उस वजह से डर होगा,
एक क्या होता है कि कई बार हम लोग और हमारे आसपास के लोग ना उन चीज़ों की बातें ज़्यादा करते हैं जो लोग फेल हुए हैं पास्ट में। एंड मतलब टू एन एक्सटेंट मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, कई बार फैमिली मेम्बर्स भी बात करेंगे इस चीज़ में, हमारे भाई बंधु भी बात करेंगे, हमारे रिश्तेदार भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, वो एग्जाम्पल्स वो कोट करेंगे कि जो लोग फेल हो गए हैं। फेल हो गए हैं, और जबकि शिव खेरा जी की बुक जो कहती है ना यू कैन विन, यू कैन विन, आप वो 10 पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो जिसमें पास भी हुए हैं, राइट? तो अगर आप वो चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी बदल जाओगे, बिल्कुल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आएगा। सो डिनायल से शुरू हुआ, आगे हम लोग रेजिस्टेंस में विच इज़ फियर जोन, पर कहीं ना कहीं इस जोन को क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा ना एक्सपेरिमेंटेशन वाला जोन आएगा, लर्निंग जोन, Right. जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। और यहाँ पे पहुँच के भी कई बार चांस होता है कि 70% टाइम्स चांसेस ये हो सकते हैं हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारी भी एक ना इलास्टिसिटी लिमिट होती है। एक टाइम के बाद अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही होगी ना, मैं उस गेम को, उस चीज़ को छोड़ दूंगा, राइट, उस चीज़ को छोड़ दूंगा और मेरे लिए लोड बन जाएगी। जब मैं उस कन्फ्यूजन को एंजॉय करना शुरू कर दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं वो टेस्टिंग में जितने गैप्स भी आए हों, एक्सप्लोरेशन में जितने गैप्स भी आए हों, मैं रास्ते ढूंढ लूँगा कि भी इस पर्टिकुलर गैप्स को फिलअप करने के लिए मेरे को अब क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और लास्टली मैं पहुँचूंगा कमिटमेंट में। बिकॉज क्या हो रहेगा, मेरे को गैप्स का भी पता चल गया, जितनी मर्जी कैओस या इंडिसिसिवनेस थी टेस्टिंग फेज में, मैंने गिव अप नहीं किया, और मैं उन बेशक कह लीजिए अब 10 में से उन 2 लोगों में था जो जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मेरे को आगे लेकर जाएगी कमिटमेंट की तरफ। अब यही चीज़ जब हम लोग, मैंने आपको बताया HR एडवाइजरी में करते हैं, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हम लोगों को आती है, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड एज विलन, क्योंकि हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं। लोगों का जो नॉर्मल शेड्यूल बना हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब करने आ गए हैं, जबकि आप खुद समझते हैं कि जिस पेस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे या अडेप्ट नहीं करेंगे, विल बी सून आउट ऑफ द मार्केट। सो समहाउ वी हैव टू लर्न दोज न्यू टेक्नोलॉजीज और टूल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, और दूसरों के कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा आगे उस चीज़ में रहेंगे जब हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो एक हो गया HR एडवाइजरी। राइट। ट्रेनिंग्स में भी ये चीज़ हमें बार बार रीइंफोर्स इस तरह से करनी होती है, उनको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमें ज़्यादा बतानी पड़ती हैं चीज़ें। थ्योरी इज़ वन थिंग, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, तो हमारा फोकस भी ट्रेनिंग उस चीज़ पे रहता है कि जब उसको अप्लाई करेंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ऑब्वियस है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सर लोग कैसे लेते हैं कि ट्रेनिंग्स, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है यार क्या फालतू की ट्रेनिंग है यार, अब एक नया पंगा आ गया, क्योंकि या तो वो ट्रेनिंग आफ्टर ऑफिस आवर्स होती हैं या विद इन ऑफिस आवर होंगे, तो लोगों का मेन कंसेप्ट माइंड सेट ये नहीं होता कि इस ट्रेनिंग से कुछ सीखना है, इट इज़ कि यार आज कुछ काम नहीं करना, बिल्कुल आज 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, मजे मारेंगे, बिल्कुल, एंड दिस इज ट्रेनिंग गोइंग टू हैपन। बिल्कुल सही नवीन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जनरली माइंडसेट यही होता है। अच्छी चीज़ अभी देखने के लिए मिल रही है पिछले 1-2 सालों में, अब कई कंपनीज में चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट। SMEs में तो मैं अगर लुधियाना की बात करूं, लुधियाना में तो कई चीज़ों में, इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने कंसल्टिंग इंटरवेंशन शुरू कर दी हैं कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल से भी ऊपर उनको हो चुके हैं इन चीज़ों को करते हुए। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को चंडीगढ़ में भी काफ़ी कंपनीज में दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ कंपनीज अभी क्वार्टरली ट्रेनिंग्स के ऊपर कर रही हैं, बट कई ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलरली मंथली बेसिस पे भी ट्रेनिंग्स करती है। और आपको भी पता है ये ट्रेनिंग्स होगी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक रेगुलर उसमें नहीं आएंगी हमारे कल्चर में, वो बदलाव नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से बेटर हुई है, हाँ, बट वो है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर डिपेंड करती है लीडरशिप के ऊपर। अगर प्रमोटर्स या लीडर्स इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और पार्ट ऑफ देयर कल्चर बनाएंगे, तभी ये चीज़ कहीं ना कहीं कैस्केड डाउन होगी एम्प्लॉयज़ के अंदर। अदरवाइज ये बिल्कुल, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी वाली चीज़ बन के रह जाती है। फिर इसी चीज़ में अगर हम बात करें तो एक तो होता है कि एम्प्लॉयज़ का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड में जो वेंडर हैं ट्रेनिंग्स के, उनकी असेसमेंट भी होनी चाहिए। क्या लोग उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी जो उनके थ्रू वो लर्निंग्स कर रहे हैं उनको अपनी डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या परफॉर्मेंस मतलब आप कह लीजिए बेटर हुई है उनकी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट वाइज और ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी कैप्चर करना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा कि इसकी इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग्स में आ रही है कि नहीं आ रही है। पर ये चीज़ थोड़ी बेटर पहले से हो रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में अगले 1-2 सालों के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी ये इस टाइप के कल्चर को लेकर कंपनीज में। सो हितेश भाई, अभी क्या है कि हम इस चीज़ को और बेसिक लेवल पे लेके चलते हैं, तो ताकि सभी लोग कनेक्टेड फील कर सकें, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, HRs हैं, डायरेक्टर, ओनर वगैरह, सब कुछ सारे कनेक्ट फील कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग की बेसिक लेवल पे एम्प्लॉय की हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है किसी भी कंपनी के अंदर।
सो एक एचआर का बेसिक रोल क्या होना चाहिए कि वो हायरिंग प्रोसेस एज पर कंपनी की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल बेटर से बेटर हो सके? क्योंकि देयर माइट बी सम इशू, सम गैप्स व्हिच नॉर्मली एचआर डोंट अंडरस्टैंड राइट। because either they don't feel like it is important to think about these things, or maybe possible that ki they don't know about these things. But hiring is the one of the most important process. बिल्कुल। क्योंकि अगर गलत इंसान आपके कंपनी में आ गया तो इट इज गोइंग टू हर्ट एवरीवन। एनवायरनमेंट खराब होगा, पैसा खराब होगा, एफर्ट खराब होगा, प्रोजेक्ट खराब होगा, क्लाइंट भी खराब होगा, एंड देन अगेन यू हैव टू गो बैक टू द जीरो एंड स्टार्ट द सेम प्रोसेस। राइट। तो अभी एक चीज़ बताइए कि जब भी किसी एक इंसान को हायर करता है, कोई कंपनी एक टीम मेंबर हायर करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा मैं, टीम मेंबर बोलता हूँ, बिल्कुल। सो हायर करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स ही शुड अंडरस्टैंड और लुक इनटू अ पर्सन? राइट। तो इसमें नवीन जी जैसे 3 चीज़ें होती हैं जनरली हम जब बात करते हैं। एक बड़े फेमस कोच हैं राजीव तलरेजा जी, लीडरशिप कोच हैं, वो भी एक चीज़ कहते हैं, कल्चरल फिटमेंट स्किल्स अपार्ट फ्रॉम डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स एंड बिहेवियर स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे में डोमेन स्किल्स हैं, मेरे में बिहेवियर स्किल्स हैं, बट अगर कल्चरल फिटमेंट स्किल्स, मेरा वैल्यू सिस्टम कंपनीज की वैल्यू सिस्टम के साथ अगर अलाइन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे में बेशक डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स हो जाएं या बिहेवियर स्किल्स भी हो जाएं, मैं कहीं ना कहीं आके फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वैल्यू सिस्टम मेरा कंपनी की वैल्यू सिस्टम के साथ मैच नहीं करेगा। मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आईटी में जनरली हम बात करते हैं एजिलिटी की, क्विकनेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन जिसमें भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी आती है। ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अब अगर मैं क्विक नहीं हूँ चीज़ों में, क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं करता हूँ, मेरे में डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स हैं और बिहेवियर स्किल्स हैं, अगर आप मेरे को हायर भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट्स में डिले मेरी तरफ से हो सकता है, बिकॉज मेरा वैल्यू सिस्टम आपके कल्चर के साथ फिट नहीं बैठा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू कल्चरल फिटमेंट स्किल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली करने की बात करें तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोसेस या पॉलिसी बनाते हैं ना, एचआर प्रोसेस पॉलिसी, उसको बनाने से पहले एक कंपनी को अपना स्किल सेट मैट्रिक्स डिफाइन करना चाहिए। अब स्किल सेट मैट्रिक्स में भी लेवल्स आते हैं। मैं हूँ जो एज अ ट्रेनी आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक और हैं जो आए हैं लीड लेवल पे, एक और हैं जो लीड लेवल से भी ऊपर आप कह लीजिए जीएम लेवल पे आए हैं। सो पहला हो गया इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, दूसरा आपका हो गया मैनेजरियल लेवल, हु इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ओनर, तीसरा हो गया लीडरशिप लेवल, और चौथा अपना प्रमोटर्स का आप एक कह लीजिए जो लेवल है, राइट। तो उसमें हर लेवल पे स्किल्स डिफाइन होनी चाहिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेसेस, राइट, और कल्चरल स्पेसिफिक स्किल्स क्या होने चाहिए। जो लोग बिल्कुल नीचे लेयर में आ रहे हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में, जो लोग मैनेजरियल लेवल पे आ रहे हैं, और जो लोग लीडरशिप लेवल पे आ रहे हैं, अगर ये चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लिंक कर देंगे इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म में, जब हम उनके स्किल्स आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ डोमेन एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चरल फिटमेंट, क्योंकि वो फिर एक चीज़ दूसरे के साथ लिंक्ड है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ भी लिंक कर जाएगी। तो जहाँ से शुरुआत जर्नी की हुई थी, जब कोई एम्प्लॉई हायर हुआ था, to the time that person is trained, to the time that person is appraised on their performance, right, वो skills का एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसके बेसिस हमने उसको पहले इवेल्युएट किया था जब हायर किया। उसके बाद हमने ट्रेन किया उन चीज़ों में, क्योंकि हो सकता है कई स्किल्स उसमें अच्छे नहीं थे, और उसी के बेसिस पे उसका अप्रेजल भी किया। तो स्किल सेट मैट्रिक्स विल बिकम अ बेस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पूरी जर्नी, कई बार एम्प्लॉय गलत भी हायर हो जाए, बट हम उसमें गैप्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किन किन स्किल्स में गैप्स आ रहा है इसके इस रोल के हिसाब से, राइट। तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग कैलेंडर भी अपना इंटरनली डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये तो एक बात होगी जो कि हम समझते हैं कि एचआर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या प्रोसेस उसको फॉलो करने चाहिए। अब एक चीज़ और भी आती है कि एक एम्प्लॉई है, अब उसका भी तो अपना एक माइंडसेट है ना, वो तो कंपनी में अब नया आएगा, तो वो बिफोर ही एंटर्स इनटू द कंपनी उसका एक माइंडसेट है, यार मैंने पुरानी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस किया है, अब मैं शाम को 6 बजे घर चला जाया करूँगा और मैं आदत नहीं डलने दूंगा, ठीक है। एंड हेयर कंपनी डू वन थिंग, सेम थिंग, कि वो कहती है कि यार एक बंदा जो नया है ना, इसको शुरू में काम दे के रखो, या ताकि इसको आदत ना पड़ जाए 6 बजे जाने की। तो ये एक टग ऑफ वार चलती है दोनों के बीच में। एट द एंड 90% ऑफ द टाइम कंपनी विन कर दे, क्योंकि वो उनको डरा धमका देते हैं कि भैया तुम्हें 6:30 बजे के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर काम खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी हद तक ठीक भी है कि काम ज़रूरी है,
लेकिन सम टाइम मतलब 50% ऑफ द टाइम कंसीडर करते हैं कि एम्प्लॉई इतना शार्प है कि टाइम खत्म कर देता है, बट 50% ऑफ द टाइम ही इज नॉट दैट शार्प कि वो काम खत्म कर पाता है, लेकिन वो टाइम पे पंक्चुअल रहने की कोशिश करता है। तो अब ये जो मतलब टग ऑफ वार जो शुरू होती है, ठीक है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? ठीक है, आपका मतलब है जो एम्प्लॉई है वो 50% आउटपुट दे रहा है उस टाइमलाइन के अंदर, नहीं दे रहा। इस सिचुएशन को बहुत अच्छी चीज़, नवीन जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैक्सिमम कंपनीज में ये प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को मेरे को लगता है शुरुआत से ही हैंडल करना ज़रूरी है। जब हम उसकी इंडक्शन और ओरिएंटेशन करेंगे, इंडक्शन ओरिएंटेशन में एचआर को और डिपार्टमेंट हेड को ये चीज़ें क्लियरली बतानी पड़ेंगी कि हम लोग जो आपका स्पेसिफिक टारगेट फिक्स हुए हैं, हम लोग एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 80% ऑन डेली बेसिस अचीव करोगे, राइट, बट इट हैज़ टू बी अचीव्ड 100% बाय वीकेंड। नाउ व्हाई आई एम सेइंग 80% इन वीकडेज, 100% बाय वीकेंड। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड कर दोगे तो आप समझ रहे हो ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहेगी, राइट, एट्रिशन चल जाएगी, मतलब एट्रिशन हो जाएगी कंपनी से, वो बहुत जल्दी छोड़ देगा जॉब को, क्योंकि ऑब्वियसली आप एज ए बॉस आप मेरे को कितना भी काम दे दो, हर टाइम मैं 100% एकदम नहीं कर दूंगा टाइमलाइन के हिसाब से, इट टेक्स टाइम। तो आप कह लीजिए उसको 80% या 75% इन वीकडेज इज एक्सेप्टेबल। और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग मैनेजर को या डिपार्टमेंट हेड को उसको क्लियर करना चाहिए, द प्रीवियस डे यू आर ओनली एबल टू अचीव 75% ऑफ योर टारगेट्स व्हिच वाज डिफाइंड फॉर यू, बट एंड तक उसको फ्राइडे जैसी, अब अगर सपोज आपकी 5 डे वर्किंग है तो थर्सडे आते आते उसको शाम तक बताना पड़ेगा कि आपका 4 दिन का ये रहा है अचीवमेंट परसेंटेज। 5th डे के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि जितने गैप्स रहे हैं इट शुड बी 100% फिल्ड अप, even though if the employee is able to achieve 90-95% also would make your things work, right? तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है वो कल्चर शुरुआत से सेट करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं प्रोसेस में लेकर आना पड़ेगा, बट शुरुआत होगी इंडक्शन ओरिएंटेशन से, क्योंकि वहीं से हम लोग कंपनी के बारे में, रोल के बारे में ये पूरी क्लैरिटी देते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा कल्चर ये है कि हम वीकेंड तक 95 to 100% अचीवमेंट मांगते ही मांगते हैं, अदरवाइज देन वी have to rethink on your particular part whether you should be with the company in the longer run or not. Right, exactly. वो कल्चर कुछ इस तरह से ही सेटअप होगा। Okay, that is interesting. हाँ I think that can be doable. हाँ जी, क्योंकि अगर इस टाइप का कल्चर सेट हो और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेटअप हो तो एवरीबडी नोज देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एवरीथिंग। बिल्कुल सही, दैट इज ग्रेट। एक और पॉइंट आता सर कि जैसे अब आपने किसी बंदे को हायर कर लिया एंड यू जस्ट नेगोशिएट विद दैट पर्सन एंड एक XYZ अमाउंट की सैलरी दे दी है, ही हैज लाइक एग्जांपल लेते हैं कि 4 year ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ स्किल्स। एक और बंदा है उस सेम कंपनी में और सेम स्किल्स हैं, सेम एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, बट ही इज गेटिंग अ लेसर सैलरी। द चैलेंज इज कि वो पुराना बंदा है और he is having like 70,000 and new person we are hiring it is 90,000 or 85,000. It is just because it is expectations it is just because कि हमारी जो requirement है वो immediate है या कुछ ऐसी है कि हमें वो बंदे को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, when they both sit together they came to know कि यार मेरे को तो 75 दे रहे हैं और तुझे 95 दे रहे हैं कंपनी, so the sense of dissatisfaction rise यार ऐसा क्यों? So how to handle this kind of situation? इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ना नवीन जी एक चीज़ होती है, एक तो होती है कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। दूसरा होता है रिजल्ट्स। हो सकता है मेरे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट मैं रिजल्ट्स जल्दी नहीं देता हूँ। मेरे को लगता है हायरिंग के टाइम में या जब हम अगर पैकेज भी हायर भी फिक्स कर देते हैं, कहीं ना कहीं में रिजल्ट्स कितनी फास्ट रिजल्ट्स देता है, वही एजिलिटी की बात आ जाती है इसमें, राइट? कितना एजाइल ये है, ऑब्वियसली एजाइल भी होना पड़ेगा, लीन भी होना पड़ेगा, बिकॉज लीन कहीं ना कहीं सेविंग कॉस्ट और वेस्टेज के ऊपर भी काम करेगा और प्रोसेस ड्रिवन बनाएगा। बट एजिलिटी या रिजल्ट्स कितनी फास्ट ये दे सकता है विद सेम क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी अपने पॉलिसीज़ में या प्रोसेस में डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम जो मैनेजमेंट होती है ना, बिकॉज आपको ही पता है कि जो पॉलिसी में चीज़ें लिखी होती है ना, मैक्सिमम लोग वहाँ से भी ड्रिवन होते हैं और पॉलिसी बनाने का भी एक तरीका होता है, ओपन क्लोज ओपन। मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे हायरिंग के टाइम में आप वही बोल रहे हो कि एक 75,000 एक 95,000, बट हमें ज़्यादा नीड है तो हो सकता है हम 95,000 वाले को बेशक पहले हायर कर ले, उसका एक्सपीरियंस भी कम है बट एफिशिएंट ज़्यादा है। तो उसमें ना एक लाइन हमेशा लिखी जाती है ऑन द बेसिस और ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इवन दो जो जितना एक्सपीरियंस और हमने आप कह लीजिए उनके स्किल्स भी डिफाइन किए हो, अगर मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है
तो वो पैकेज को ऊपर नीचे भी कर सकती है बेस्ड ऑन द एक्सीजेंसी ऑफ द बिजनेस। राइट। और इसको इसलिए हमेशा ओपन इसलिए रखा जाता है बिकॉज कई चीज़ों में आप रिजिड तरीके से अगर पॉलिसी में चलेंगे तो वो चीज़ें कई बार कंपनी उस चीज़ में बन जाती है और हायरिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो कहीं अगर आपको लग रहा है कि कोई एफिशिएंट मैन पावर है हु कैन गिव क्विक रिजल्ट्स एंड कैन बी अ गुड लीडर, ऑब्वियसली मैनेजमेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और यही चीज़ हमें स्टार्टिंग में अगेन वापस आ जाती है इंडक्शन ओरिएंटेशन पे। ये चीज़ हमें उस टाइम भी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार तो होता है कि इंडक्शन ओरिएंटेशन हम कुछ ग्रुप का कर रहे होते हैं 3-4 लोगों का। कई बार ऐसा होता है कंपनी में इंडक्शन ओरिएंटेशन 50 लोगों का एक साथ हो रहा होता है। तो ये चीज़ें वहाँ भी क्लियर करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं जो पुराने एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, एनुअल इवेंट्स में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं दर्शाना पड़ेगा, मे बी थ्रू सम वीडियोज़ या क्लिप्स कह लीजिए, या जहाँ पे खुद एज अ प्रमोटर कंपनी वाले जो CEOs हैं और CEOs हैं वो खुद भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारा कल्चर इस टाइप का है, हम एफिशिएंसी के बेसिस पे पैकेज को फिक्स करते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट ऑल्सो। राइट, दैट इज गुड। सो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, वो कहते हैं ना कम्युनिकेशन जितना बार कम्युनिकेट करते रहेंगे लोग भी उतने कनेक्टेड फील करेंगे, अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द ट्रेनिंग पार्ट। बिल्कुल। एंड सो आप जब व्हेन यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सो किन किन फैक्टर को आप कंसीडर करते हो? क्या इट आल्सो डिपेंड अपॉन कि कंपनी का कल्चर क्या है या कंपनी किस टाइप की है? इट इज़ कॉमन फॉर एवरी टाइप ऑफ। बिल्कुल, तो शुरुआत यहीं से बिल्कुल नवीन जी मैं ऐसे ही करता हूँ, कंपनी का कल्चर पहले देखता हूँ। अब कह लीजिए बेशक उसको हम वेब पे पढ़ लें या कुछ अगर कोई नोन है तो उनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ कि कल्चर किस टाइप का है। पर जब भी मैं ट्रेनिंग शुरुआत करता हूँ तो मैं ना 3 C's के ऊपर काम करता हूँ। 3 C's। 3 C's। ओके। मेरी ना एक आदत है नवीन जी, मैं एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म्स में बहुत चीज़ें बोलता भी हूँ ट्रेनिंग्स में और डिलीवर भी उस तरह से करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू ना बेशक वो बच्चा हो या बड़े हो हमें भी याद रहती है, और जब वो ट्रांसफ़र करनी होती है ट्रेनीज को तो आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल? तो अब जैसे मैं पहले 3 C's आपको बताता हूँ, फिर एग्जांपल ही बताऊंगा। अब 3 C's जो है, कंटेंट बाद में जाएगा। ट्रेनिंग के कंटेंट से किसी को तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक आपस में कनेक्ट ना हो। तो पहला C हो जाता है कनेक्ट। उसके बाद कंटेंट वाला जब पार्ट आएगा उस टाइम कोलैबोरेशन जरूरी है। एक तो तरीका है कि आपने मेरे को किसी टॉपिक पे ट्रेनिंग के लिए बोला, मैंने मोनोलॉग रखा है कि भी मैंने बस सिंगल साइड से उस चीज़ के ऊपर से शेयर कर लिया, उसमें कनेक्ट भी नहीं होगा मेरा और कोलैबोरेशन तो दूर की बात है। तो कनेक्ट पहले मेरे को ऑडियंस को समझना पड़ेगा। अब कितनी मर्जी चीज़ें मैं ट्रेनिंग में प्लान भी करके गया हूँ, एंड टाइम पे कई चीज़ें मैं चेंज करता हूँ बेस्ड ऑन किस टाइप की ऑडियंस, किस टाइप का एज ग्रुप है। इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, वो डायनेमिक बनाना पड़ता है। तो कनेक्ट पहला हो गया। कोलैबोरेट इस तरह से करते हैं कि अगर कोई टॉपिक है, अगर किसी टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ तो आई इन्वॉल्व पीपल इन दैट। मैं इसको मोनोलॉग नहीं रखता, मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस इन दिस। जनरली जो फैसिलिटेटर होते हैं उनकी एक अप्रोच होती है आस्क वर्सेस टेल। सो आई नेवर बिलीव ऑन टेलिंग, आई ऑलवेज बिलीव ऑन आस्किंग, बिकॉज वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। वो लर्निंग हम सबकी आपस में एक दूसरे से होती है। सो कनेक्ट और कोलैबोरेशन अगर होगी तो एंड रिजल्ट वुड बी सेलिब्रेशन। कनेक्ट, कोलैबोरेट, सेलिब्रेशन। तो इस तरीके से हमेशा मैंने जितने भी सेशंस किए हैं तो इस तरह से ही हमेशा प्लान किए, कनेक्ट, कोलैबोरेट, सेलिब्रेट। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखा है जहाँ पे भी जाता हूँ। सो टाइम टू डिस्कस अबाउट ए केस स्टडी आल्सो, एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर द पॉडकास्ट कि आप कई लोग कहते हैं केस स्टडी चाहिए मुझे, तो लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी। जो आपका स्टाफ है, दे वर नॉट दैट फ्रेंडली, and then after your couple of sessions or HR policy reformation, HR resource reformation, and they start getting good results. कुछ ऐसा एग्जांपल देके समझाइए। बिल्कुल, मैं नवीन सर इसमें मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा। हाँ। एक कंपनी है ओवरसीज एजुकेशन में, उनकी मैं HR इंटरवेंशन के लिए गया था, आज से तकरीबन आप कह लीजिए 9 साल पहले। राइट। तो प्रमोटर और जो उनके एडवाइज़र थे वो मेरा बैकग्राउंड जानते थे और HR हेड को भी बैकग्राउंड पता था। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम इस तरह के इंटरवेंशंस के लिए जाते हैं, राइट, HR इंटरवेंशंस के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, स्पेशली फॉर HR इंटरवेंशन, आई एम सेइंग वी आर कंसिडर्ड एज विलन। हाँ, ऑब्वियस है। तो वो HR हेड जो थी उनका ये था कि पता नहीं ये क्या गंजा आकर पता नहीं क्या क्या चीज़ें करेगा, राइट, क्या क्या चीज़ें बताएगा, हमें तो सब कुछ पता ही है। हाँ, हमें सब कुछ पता है और कहीं ऐसा ना हो ये मेरी जॉब को किल कर ले, मेरी जॉब यहाँ से चली जाए। तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग मेरे को प्रमोटर से भी मिल गई थी, एडवाइज़र उन्होंने भी बता दिया था। तो दे वर वरिड कि हितेश हम चाहते हैं आपकी इंटरवेंशन, 1 साल की इंटरवेंशन थी वो,
बट हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की टेंशन हो रही। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा मेरे को एक मीटिंग बस करवा दो, उसके बाद आप मेरे ऊपर छोड़ देना और उसके ऊपर छोड़ देना। मैंने कहा उसके बाद आप उससे मिल लेना HR हेड से, अगर आपको लगेगा कि हाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए तो आप उस इंटरवेंशन को करना ही मत, ख़त्म कर देना। तो मीटिंग प्रमोटर और एडवाइज़र के साथ होने के बाद रीजनल मैनेजर वहाँ पे एक बैठे थे, HR हेड थी और 2 लोग और इनके लीडरशिप से थे। हम चारों की मीटिंग हुई और मीटिंग में मैंने एक चीज़ बोली है ना, मेरी ना एक चीज़ होती है कि दूसरे सामने वाली पार्टी को इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो आपको सोचे कि भी आप हो भी और नहीं भी हो, एग्जिस्ट भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। तो जब इंटरवेंशन के रिगार्डिंग मैंने उनको सारी चीज़ें बताई 1 साल की, और मैंने उसमें एक चीज़ और ऐड की। मैंने कहा आई एम हेयर एज अ गेस्ट ओनली, मैं 1 साल का गेस्ट हूँ और मैं इस तरह का गेस्ट हूँ, आप किसी भी टाइम प्रमोटर से अपने बात करके ना मेरे को यहाँ से किक आउट कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ मैं किसी की जगह नहीं लेने आया हूँ, बिकॉज जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो जनरली बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं इंडस्ट्री से, राइट, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे लीव इट टू द HR, टू द लीडर्स एंड द प्रमोटर्स वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट। ऑब्वियसली। तो मे बी अगर मैंने आपको 10 चीज़ें दी हैं, हो सकता है आप 10 में से 2 ही करो, हाँ, तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो 10 की सजेस्ट कर दी, आप 2 करने आते हो आप 2 करो, हो सकता है आप कई चीज़ों को बाद में करोगे, आप कर लो बाद में, बट मैं एज अ कंसल्टेंट आपको बेस्ट प्रैक्टिस देकर जाऊँगा। और ये चीज़ मैंने 1-2 बार वापस बोली कि आई एम हेयर ओनली एज अ गेस्ट, द मोमेंट यू थिंक आई एम नॉट कमिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस या आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, गो एंड टॉक टू योर प्रमोटर एंड आस्क हिम टू किक मी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन, राइट। वो चीज़ जब मैंने बात कर दी तो HR हेड ने जब जैसी मीटिंग खत्म हुई, उसने और रीजनल मैनेजर और 1-2 जो और लीडर्स उनको बोला था कि मैं हितेश के साथ 5 मिनट बैठना चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जब वो गए सारे, HR हेड ने मेरे फेस पे बोला इस चीज़ को, हितेश जी जब आप आ रहे थे ना, मेरे को पता लगा कि आपका ये बैकग्राउंड है, तो मेरे को अच्छी अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी एंड आई वॉज नॉट वेरी इन फेवर। मतलब उन्होंने खुद मेरे सामने ये चीज़ बोली, कहते अब मेरे को ऐसा लग रहा है मज़ा आएगा काम करने में। और आप मानेंगे नहीं नवीन जी, टिल डेट, अब तो वो दिल्ली में है और बीच में चंडीगढ़ भी काफ़ी टाइम रही है, टिल डेट हमारी बात होती है। आप देखिए कि शुरुआत कैसे हुई थी उस केस की, वेयर आई वाज कंसिडर्ड एज अ विलन। फिर आने वाले टाइम में उन्होंने भी मेरी नेचर को समझ लिया था कि मेरा ये नेचर है ही नहीं और कंसल्टेंट का नेचर होना भी नहीं चाहिए। राइट, वी आर हेयर टू चेंज थिंग्स, नॉट टू चेंज एनीबॉडी। ऑब्वियसली चीज़ें चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बट इस तरह से आएगी किसी के ऊपर दबाव डाल के मैं कभी नहीं बिलीव करता इस चीज़ को। ऑब्वियसली, दैट इज ग्रेट। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केस कि जो मैं टिल डेट याद करता हूँ, कि जहाँ आपके बारे में कोई और चीज़ सोच रहा होता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप इंटरवेंशन करते हो, उनको वो कंफर्ट लेवल भी देते हो, वो फैसिलिटेट करते हो सारी चीज़ें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने देखा बदलती हैं। बट एज अ कंसल्टेंट वो बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, Right. रेजिस्टेंस बहुत आती है। सो नॉर्मली किस टाइप के चैलेंजेस यू टैकल व्हेन यू जस्ट गो इनटू एनी कंपनी एज ए कंसल्टेंट एंड गिव योर सर्विसेज? तो किस टाइप के चैलेंजेस मेनली यू फेस? क्योंकि एक तो चलो HR डिपार्टमेंट की तरफ से तो दे आर एट रिस्क, दे फील लाइक दैट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द सिचुएशन, एक्चुअली दैट इज नॉट द सिनेरियो। बिल्कुल। बट द थिंग इज कि वो कंपनियां किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब वो सिचुएशन क्यों फेस कर रही है ऐसा? देखिए पिछले 10-15 सालों में नवीन जी चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हुई हैं ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। काफ़ी चेंजेस इंटरनली आए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंज कंपनीज में आए हैं, देखो डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स लोग एक्वायर कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल नाउ। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो शुरुआत या तो लाइफ स्किल से होती है या बिहेवियर स्किल से होती है। Okay. आज अगर मेरा थॉट प्रोसेस ही ऐसा कि मैं नई चीज़ कोई सीखना ही नहीं चाहता हूँ, आप जितना मर्जी मेरे ऊपर आप प्रेशर डाल लो, मैं उस चीज़ को सीखूंगा नहीं, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस इस टाइप का है, राइट। तो मेजर हमें जो चैलेंजेस आए हैं ट्रेनिंग्स में, दैट इज बिहेवियर स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। डोमेन स्किल्स लोग सीख लेते हैं, बट जब तक मैंने देखा है वो चीज़ अंदर से नहीं आएगी, आपके डोमेन स्किल्स में भी, वो डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाई देगा, राइट। क्योंकि कहते हैं बेस ही आपका ठीक नहीं है, वो ही आप बदलने को, अपने सोच को बदलने को तैयार नहीं हो, तो कहाँ से आप नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स को सीखोगे? फिर तो आप हमेशा यही होगा, वो कहते हैं ना पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पुराने सिस्टम्स बहुत अच्छे थे। तो आई वुड से कि भी अब तो खैर काफ़ी लोग तो बदलने लग गए हैं, स्पेशली जेन ज़ी। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसी वो है जिससे हमें खुद काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम जेन एक्स, 48 ईयर्स का हूँ मैं, राइट। तो बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। और ये जो कहते हैं ना, एक अगर हम
मोटिवेशन वाली चीज़ कहते हैं। मोटिवेशन जेन एक्स की उससे होती है जब उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाए, उनकी इंपॉर्टेंस दिखाई जाए, विच इज़ देयर पर्टिकुलर नेचर। जेन वाई की उस चीज़ों में होती है जब उनको एक लिबर्टी दी जाती है कि आप इस काम को करो, मैं आपको डेलीगेट कर रहा हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं जाऊँगा। और जेन जी लोगों को जब हम लोग देते हैं ना एक एनवायरनमेंट जहाँ दे आर एबल टू वर्क विद क्रिएटिव पीपल, राइट, देन दे फील मोटिवेटेड। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना जनरेशन्स को भी समझना पड़ेगा, और जनरेशन्स को समझते हुए हमें अपने भी बिहेवियर में चेंज आना पड़ेगा। और लाइफ स्किल्स में जनरली मैं बात करता हूँ, लाइफ स्टाइल की भी बात करता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात करता हूँ इसमें चीज़ों के ऊपर, और इवन कहीं ना कहीं रेजिलियंस की बात करते हैं, बाउंसिंग बैक इन शेप। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग ज़िंदगी में हमेशा पूरे टाइम एक जैसे नहीं रहते। या तो हो सकता है कि पहले मैं अगर बहुत ज़्यादा सोचता था, अगर मैं अपने आप को बदलूंगा तो वो सोच वाली चीज़ को कम करता जाऊँगा, जो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे अंदर रेजिलियंस भी बिल्ड करेगी और बाउंस बैक करने में हेल्प करेगी। बिकॉज ओवर थिंकिंग जो है ना, वो हर एक चीज़ में कहते हैं ना, चीज़ को बिगाड़ती है, चीज़ को सुधारती नहीं है। राइट। क्योंकि हमारे नेस्टेड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अगर मेरे को नवीन जी ने काम दिया और ये मैं नहीं कर पाया तो फिर ये हो जाएगा, अगर वो हो गया तो फिर ये हो जाएगा। वो कहते हैं नेस्टेड क्वेश्चन मेरे शुरू हो जाएंगे ओवर थिंकिंग की वजह से। सो व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो आज के जो जेन जीज हैं वो लोग है ना ट्रेनिंग से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि दे फील है कि यार जो मुझे आता है वो ठीक है, ये तो फालतू की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अब ये और नया शोशा है, और अदर वे अराउंड दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट कि यार इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना पैसा बढ़ने वाला है, ये सब चीज़ें आ जाती है माइंड में। राइट। सो हाउ फार इट इज़ राइट, और इफ़ इट इज़ नॉट राइट देन व्हाई? इसके लिए नवीन जी मैं कहता हूँ जेन जी के लिए हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एज अ ट्रेनर, मैं थोड़ा उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। एज अ ट्रेनर हमें भी चेंज करने की जरूरत है। मैक्सिमम टाइम मैं किसी भी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बट मैं बात वो करता हूँ कि जो कहते हैं ना कि भी व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेनर, इट्स अबाउट द ट्रेनीज। कि आज अगर मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं क्या डिलीवर करके आ रहा हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ऑडियंस को मेरी ट्रेनिंग में खास चीज़ मिलेगी। तो कई बार ट्रेनिंग से ऐसा होता है, हम लोग जाके कई ट्रेनर्स ऐसा करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये किया, वो किया, ये किया, ये किया। राइट। ट्रेनीज आर नॉट कंसर्न विद योर आपने ज़िंदगी में क्या किया। उनको इस चीज़ से मतलब है कि आपकी चीज़ों की वजह से उनमें क्या बदलाव आएगा, उनके लिए क्या है आपकी ट्रेनिंग में। कहीं ना कहीं ट्रेनर को सबसे पहले अपना फोकस वो चेंज करना पड़ेगा। राइट। अगर वो चीज़ फोकस चेंज कर दी, दैट मीन्स यू आर वैल्यूइंग योर ट्रेनिंग्स, यस, ट्रेनीज, नॉट योरसेल्फ। अगर ये चीज़ ऐसे शुरू हुई तो कनेक्शन बन जाएगा। और ऑब्वियसली ये आप कह लीजिए कोविड के बाद ये रिटेंशन स्पैन वाली चीज़ थोड़ी कम हो गई है कि 45 मिनट्स के बाद जेन जी कहता है नहीं यार ज़्यादा हो गया, राइट। तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 1 घंटे के बाद ब्रेक होनी चाहिए। और जो कहते हैं ना हम ट्रेनिंग्स, जब भी हम ट्रेनिंग भी डिज़ाइन करते हैं जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी के लिए, ट्रेनिंग के अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग इज़ वन, ठीक है। फिर दूसरी आपकी आती है गेम्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आती है, रोल प्ले बेस्ड ट्रेनिंग्स आती हैं, राइट, सिमुलेशन ट्रेनिंग्स आती हैं। तो जनरेशन्स के हिसाब से मिक्सचर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ट्रेनर को वो कहते हैं ना कि कभी भी एक पार्टी कसूरवार नहीं होती, पार्टी दोनों कसूरवार होंगी। कोई भी चीज़, एक ट्रेनिंग अगर होती है, हर ट्रेनर ऐसा नहीं होता कि वो खाली 45 मिनट्स तक ही एंगेज कर पाएगा। कई ट्रेनर ऐसे होते हैं जो पूरे दिन भी एंगेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनर को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और जेन जी की चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको मोटिवेशन लेवल वाली बात बताई, राइट, तो वो जेन जी की नेचर को समझना पड़ेगा और जेन जी के हिसाब से उस ट्रेनिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब जहाँ पे मिक्सचर आ रहा है जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जहाँ पे मिक्सचर होता है तीनों का, राइट, तो उसमें मिक्स करना पड़ता है। केस स्टडी भी डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं जेन एक्स के लिए केस स्टडी ना डालूँ, खाली एक्टिविटीज़ डाल दूँ, तो जेन एक्स कहेगा एक्टिविटी बेस्ड है तो मतलब कोई फ्रूटफुल नहीं है ट्रेनिंग। तो कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें जेन एक्स के लिए डालनी पड़ती हैं, बिल्कुल। जेन वाई के लिए रोल प्ले वाली चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है, और सिमुलेशन ट्रेनिंग्स वाली कुछ चीज़ें हमें डालनी पड़ती है इनके लिए। जेन जी के लिए गेम बेस्ड लर्निंग डालनी पड़ती है, और इवन आपको इस चीज़ में हमें वो भी होती है स्पेस लर्निंग। कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बड़े लंबे होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्पेस लर्निंग में क्या होता है कि हम कई बार रिपीट करते हैं कई चीज़ों को और कुछ टुकड़ों में बताते हैं उसको। तो वो कहीं ना कहीं मिक्सचर हमें लेकर आना पड़ेगा और ट्रेनर को बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा। सो इसको मैं आंसर इस तरह से करना प्रेफर करूंगा कि इट्स नॉट ओनली जेन जी, जेन एक्स हैज़ टू चेंज, जेन वाई ऑल्सो हैज़ टू चेंज। और कहीं ना कहीं जेन वाई उसको बैलेंस कर जाती है जेन एक्स और जेन जी के बीच में।
सो रितेश भाई, एक चीज़ है कि आप इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, सो विच इंडस्ट्री इज मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल? विच इंडस्ट्री इज मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल? या देखिए, इंडस्ट्री तो मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होंगी तो उसमें सबके माइंडसेट डिफरेंट तो होंगे ना. आईटी वालों का माइंडसेट अलग रहेगा. हाँ, इफ वी गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक कि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का जो एजुकेशन लेवल और माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा. बिल्कुल. क्योंकि आईटी में तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे बीटेक या उसके ऊपर तो होंगे ही. और एजुकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे. लोअर स्टाफ भी होगा, लो एजुकेटेड. मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा नवीन जी इसमें है, मतलब उनको थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल होता है. बट कहीं ना कहीं मैं अगर इसको आईटी में भी देखूँ, आईटी में भी ये हो जाता है कि अगर हम एक एजुकेशन को कंप्लीट करके आए ना, उसमें भी कई बार हम क्लोज रहते हैं. मतलब हम सामने नहीं फेस पे बोल रहे होते हैं, बट कई बार ट्रेनीज के फेस पे होता है, ये बताएगा हमें, राइट, ये बताएगा हमें इस टॉपिक के ऊपर ये क्या स्ट्रेस क्या होता है या अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, ये बताएगा. तो कहीं ना कहीं मैं इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, ये हर इंडस्ट्री में मैंने देखा है. मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें मैंने देखा है ना, ये सारी ड्रिवन फ्रॉम द टॉप होती हैं. अगर आपका प्रमोटर या सीईओ कंपनी का इस टाइप का है जो चेंजेस लेकर आता रहा है ओवर द टाइम, उन लोगों में लर्निंग कर्व ज़्यादा होगा. जहाँ पे इस तरह का कल्चर है कि वो एक ही टाइप के प्रोसेस सिस्टम में सालों साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत रहता है, राइट. वहाँ पे उस चीज़ को बदलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और ट्रेनर को ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है वहाँ पर, राइट. बट कहीं ना कहीं इसको मैं वही कह रहा हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में भी इस चीज़ को इसलिए तोड़ना जरूरी होता है क्योंकि ऑलरेडी एक इंप्रेशन बना के आए होते हैं. और उस चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग कई बार, जैसे मैं लाइफ स्किल्स की बात कर रहा ना, लाइफ स्किल्स में एक और चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है माइंडफुलनेस, mental state of being in present, right. Most of the times either we are lost in the future or in the past in the sense, मैं आ रहा था, अगर मैं अपनी बीवी से लड़ाई करके आ रहा हूँ या रास्ते में किससे लड़ाई की है, तो मैं अगर यहाँ बोल भी रहा हूँ कुछ, बैक ऑफ द माइंड अगर मेरे वो चल रहा होगा तो मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ लगेगी आपको, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा था और बोल मैं कुछ रहा हूँ. या मैं फ्यूचर में चला गया कि नवीन जी से अभी बातचीत करने के बाद मैंने यहाँ जाना है और मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे को क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी. और मेरे बोलने में या आपके साथ जब मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं गैप्स आएंगे. तो हम लोग खुद इस चीज़ में कहते हैं कि ट्रेनिंग्स हो या अपनी लाइफ भी हो, जितना आप करंट स्टेट को एंजॉय या मतलब प्रेजेंट स्टेट को एंजॉय करना सीखोगे ना, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे. हो सकता है 8 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर दो. सो इट अप्लाइज टू आवर वर्क प्लेस ऑल्सो. हम लोग जब बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चले जाते हैं, वहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो 2 घंटे में भी आ सकती है, वो 8 घंटे में भी नहीं आती है. हाँ. तो वो कहते हैं कि थॉट्स तो आएंगे, ओवरलैपिंग थॉट्स आएंगे, बट कहीं ना कहीं उसको सेग्रीगेट करना. और वहीं पे ये लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हेल्प करती हैं कि अगर मेरा डाइट प्रॉपर है, मेरा सोने का सिस्टम प्रॉपर है, या मे बी आप कह लो मैं अपने आप को अनप्लग करता हूँ बाय गोइंग टू हिल स्टेशंस या प्रेयर्स के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू या बुक्स के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे को ना प्रेजेंट में भी लेकर आएंगी. क्योंकि प्रेजेंट को भी एंजॉय करो, ठीक है, पास जो चला गया उससे अच्छे एक्सपीरियंसेस जो है वो ले लो, बुरे से हम लोगों ने सीखा था कुछ ना कुछ, और फ्यूचर को इस हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं. सो व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि क्या वहाँ पे भी सेम ही एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि यू हैव गिवन ट्रेनिंग टू मैनी गवर्नमेंट सेक्टर्स आल्सो. गवर्नमेंट सेक्टर में भी नवीन जी रेजिस्टेंस बहुत आता है. और वहाँ पे माइंडसेट क्या आता है लोगों का? वहाँ पे भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही आता है कि वो एक इंप्रेशन लेकर आए होते हैं पहले, या वो फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं. पर जिस तरह से अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 7-8 सालों से चीज़ें रीइंफोर्स कर रही है, उनके आप कह लीजिए काइंड ऑफ कल्चर डेवलप कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव आ रहा है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की एक बॉडी है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, में उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. और एक है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज की ट्रेनिंग करती है. तो ओवर द ईयर्स मैंने खुद देखा है कि बहुत बदलाव आया है उनके थॉट प्रोसेस में. जो पहले थॉट प्रोसेस होता था और जो अब थॉट प्रोसेस है, वो अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए हैं चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने के लिए. एंड आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर 100 लोग भी हैं, 100 में से 100 लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं इंटरेस्टेड होंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं. एंड बीइंग अ ट्रेनर मेरे को तो ये लगता है कि हमारा फोकस पहले उन पे होना चाहिए, बट इतना फोकस भी नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को ये चीज़ लगे कि भी हमारे ऊपर ही ज़्यादा फोकस बना लिए. तो उस चीज़ को ब्रेक करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो मेरी खुद की कोशिश होती है जब भी ये ट्रेनिंग्स की जाती है,
उनको मैं बड़े ह्यूमर के साथ तोड़ता हूँ उस चीज़ को, आइस को ब्रेक करता हूँ Okay. और उनको लेकर आता हूँ सेशन के अंदर, क्योंकि वो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो पूरे जो पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ पे होंगे ना, उन सबको धीरे धीरे खराब कर देंगे। ऐसा क्या सिचुएशन बनी कभी कि लोग सोच रहे हो यार ये गंजे ने हमारी छुट्टी खराब कर दी, आज संडे था घर थे तो ये फालतू का सेशन लेना शुरू कर दिया? अब बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है, और मैंने एक दो बार बोला भी, मैंने कहा मैं आपके संडे को खराब नहीं करूंगा, हम लोग इंटेलेक्चुअली भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विद ह्यूमर भी करेंगे। Okay. तो उसको फिर कई बार गेम्स के साथ कर दिया। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि मेरे को भी होता है कि अगर कोई छुट्टी वाले दिन भी आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉडीज़ में एक दो बार ऐसा हुआ था, तो फिर मेरे को ये था कि भी नहीं, इसको इस तरह से करना है कि वो संडे को याद रखें, ये ना कहें कि भी संडे को आके यार बहुत बड़ी गलती है। हितेश भाई, एक क्वेश्चन है कि HR पॉलिसी हर कंपनी की होती है, नॉर्मली हर कंपनी कौन सी बहुत बड़ी गलती करती है व्हाइल मेकिंग HR पॉलिसीज? तो आपने देखे कितनी सारी कंपनियों को, देखा आपने खुद बनाई होंगी, बिल्कुल। तो उनमें सबसे कॉमन गलतियां क्या होती हैं? देखिए, इसकी शुरुआत नवीन जी हमेशा होती है गैप एनालिसिस से, जिसको हम डिस्कवरी एंड गैप एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें आपको पहले भी बता रहा था कि एज इस प्रोसेस, मतलब जो करंट प्रोसेस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और फ्यूचर स्टेट डिपेंडिंग ऑन CEO's विजन उसको हम एक क्वेश्चन में रिकॉर्ड करते हैं, और वो उसमें हम 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं: पीपल्स रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, कॉम्पिटेंसी और कल्चर से रिलेटेड। राइट। कि वो एक CEO अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 सालों 10 सालों में कैसे लेकर जाना चाहता है, उससे उनका थॉट प्रोसेस पता चल गया। फ्यूचर स्टेट, राइट। करंट स्टेट हमने स्टडी किस तरह से किया, करंट स्टेट में आपको बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। करंट स्टेट में हम लोग एक तो करते हैं कुछ डिपार्टमेंट हेड्स और उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग, ठीक है, ग्रुप में करते हैं, कई बार इंडिविजुअली करते हैं, राइट। और उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं करते कि इस ABC ने क्या कहा, BCD ने क्या कहा, राइट। अगर हम लोग 25 लोगों से मिले तो 25 लोगों के नाम होंगे हमारे पास, बट ये नहीं कि भी अजय ने क्या कहा या सिमरन ने क्या कहा, वो चीज़ नहीं हम लोग उसमें लिखते, राइट। बिकॉज उसमें क्या होता है कि उनको भी ट्रस्ट हमारे साथ तभी बिल्ड होगा जब हम उसको एनोनिमस रखेंगे, ये नहीं कि किसने क्या चीज़ कही, राइट। उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों। सो 1 तो हो गया 1-to-1 इंटरेक्शन और ग्रुप इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा उसमें क्या होता है, कई बार कई लोग 1-to-1 में ओपन अप नहीं होते। सपोज एज अ कंसल्टेंट जब मैं आया हूँ, अगर उनको लगता है कि ये प्रमोटर को या CEO को जानते हैं, तो उनके मन में एक ये चीज़ होती है ये बता कि ये जाके बता देगा हाँ। उनको, राइट। तो इसको भी हमें उनको फॉर्मेट दिखाना होता है। ऐसा लगता है ये गंजा तो दोस्त है उसका, ये बिल्कुल पक्का बताएगा, गंजा ये तो- पक्का बताए। ये और कल वैसे मैंने भी देखा था, गंजों की वहाँ पे बैठ परसेप्शन के ये होती है दारू पी रहे थे। कि गंजा नेगेटिव होता है। तो उसको हमें उनको कंफर्ट लेवल में लाना होता है कि देखो, हम लोग जो रिपोर्ट के फॉर्मेट्स हम लोग कई बार उनको दिखाते हैं कि रिपोर्ट के फॉर्मेट्स इस तरह से शेयर होगा, और साथ में उनको एक और चीज़ बोलनी होती है कि कंसिडर मैं आप बता भी दूंगा, आपके सामने मैं बोल नहीं बताऊंगा, बट हो सकता है वहाँ जाके मैं बता दूँ, राइट। तो क्या आपने ज़िंदगी इतनी नहीं देखी कि आपको पता नहीं चल जाएगा कि मैंने बता दिया? वो कहीं ना कहीं CEO के थ्रू या CEO के किसी और जो उनके साथ में लीडर्स हैं, सामने वो तो आपके पास आएगी चीज़, आएगी, बिल्कुल आएगी, राइट। तो उससे फिर थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। क्योंकि जब फॉर्मेट से दिखा दिए और ये भी बता दिया, क्योंकि आपने दूसरे बंदे को बता दिया कि भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो पहला हो गया 1-to-1 इंटरेक्शन और ग्रुप इंटरेक्शन। दूसरा हो गया एनोनिमस सर्वे करते हैं हम लोग। कई लोग जैसे 1-to-1 में नहीं आए ओपन, वही जो चीज़ हमने बात की, राइट। तो उनके लिए एनोनिमस सर्वे हम लोग करते हैं। तो एनोनिमस सर्वे सबके लिए होता है कि हमने कुछ क्वेश्चनर टाइप बना लिया, उसमें उनको बोल दिया कि यू डोंट हैव टू राइट योर नेम्स इन दैट सर्वे, एनोनिमस हो रहा है इसलिए, राइट। ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा हो जाता है जिसमें हम लोग HR के साथ भी बैठते हैं, उनसे समझते हैं कि आपके करंट प्रोसेसेस क्या है। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कफोर्स एनालिटिक्स। आज अगर आपकी IT कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें कॉम्पोजिशन Gen X, Gen Y, Gen Z की कैसे है? अगर Gen Z की ज़्यादा है तो आपकी पॉलिसीज़ में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। अगर Gen X और Gen Y की ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत आपकी रिजिडिटी भी चलेगी, राइट। इसके बेसिस से जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं ना, तब वो थोड़ा एक्सेप्टेबल ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट इसमें एक्सेप्टेबल भी तब होंगे जब हम, एक तो होता है कि एज अ कंसल्टेंट हमने डिज़ाइन किया और HR को ट्रेन करके ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी ज़्यादा। द मोमेंट वी स्टार्ट को डिज़ाइनिंग, व्हेन आई एम सेइंग को डिज़ाइनिंग मीन्स, जब हम इस गैप एनालिसिस को कर रहे थे ना, और जब हमने इसके सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए, तो हमने उनको ये भी बताया है कि जो डिपार्टमेंट हेड्स और सबऑर्डिनेट्स से सजेशंस आए हैं, उसको जब हम अलाइन करेंगे CEO के विजन के साथ, उससे रिलेटेड जब हम सॉल्यूशंस निकलेंगे तो हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज बिकॉज यू आर सजेस्टिंग, एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग सजेशंस फ्रॉम CEO ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन व्हाट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आर सेइंग, जो कंसल्टेंट लेकर आता है। जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज को डिजाइनिंग, वेयर वन पार्ट इज नॉट डिजाइनिंग
बट देयर आर 3 डिफरेंट पार्टीज हु आर गिविंग देयर इनपुट्स. राइट. इसको जब हम लेकर आते हैं और उनको एक फीलिंग देते हैं कि योर सजेशंस आर बीइंग वैल्यूड, बट स्टार्टिंग में हम लोग ये भी क्लियर कर देते हैं कि वही चीज़ें इसमें डलेंगी जो सीईओ के विजन के साथ मिलती हों. ऑब्वियस है. अदरवाइज इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 100% हमारी जो हमने सजेशंस दिए हैं वही इंप्लीमेंट. वही होनी चाहिए. और जब इसको हम लेकर आते हैं ना तो इसको हम फेजेस में इंप्लीमेंट करते हैं. क्योंकि आप देख लो, अगर आप 10 के 10 चीज़ों को एक साथ इंप्लीमेंट करोगे, हमारी जनरल ह्यूमन नेचर ये होती है हम चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. तो उसको हम फेजेस में करते हैं. मे बी पहले 3 महीने में 3 चीज़ें इंप्लीमेंट की, नेक्स्ट 3 महीने में 4 चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी, और उसके नेक्स्ट 3 महीने में 2 चीज़ और इंप्लीमेंट कर दी. और उसके बाद 9th to 12th मंथ के अंदर उसको रिव्यू करते हैं कि जो चीज़ें इंप्लीमेंट की थी उसके क्या मतलब उससे बेनिफिट्स हुए ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं हुए. तो इंडिविजुअल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, इस तरह से इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हैं. बट आप मानेंगे नहीं इसको नवीन जी, कई कंपनीज में ऐसा होता है कि खाली 20% चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, 80% रह जाती हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रमोटर एज वेल एज द एचआर आल्सो, राइट. अलॉन्ग विद द कंसल्टेंट. खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसल्टेंट की जिम्मेवारी नहीं है. कंसल्टेंट को भी उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कराना है उसको खुद सोचना पड़ेगा. बिल्कुल. बट कहीं ना कहीं उसको शुरुआत हमेशा टॉप से करनी पड़ेगी. वो कहते हैं ना, अगर पेरेंट्स चेंज नहीं होंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के बच्चे चेंज हो जाएंगे. बिल्कुल है. सो अगर प्रमोटर उस थॉट प्रोसेस को समझ गया कंसल्टेंट के इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो कैस्केड डाउन होगी लीडर्स में, तो एंड रिजल्ट आप समझ रहे हो कि बाकी सब लोग भी एक्सेप्ट करेंगे. और वो साल के अंदर जो हम चेंजेस लाना चाहेंगे वो आ जाएंगे. पर अगेन मैं वापस इस चीज़ को बोलूँगा, चेंज बहुत मुश्किल होता है. बट वही है कि अगर थॉट प्रोसेस ठीक ऊपर से हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नीचे प्रॉपर आ जाएंगी. राइट. पूरी वर्कफोर्स पे. हितेश भाई, एक ये क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बहुत सारी कंपनियों में कंसल्टेशन दी है, बहुत सारे बिजनेस के साथ काम किया, डिफरेंट इंडस्ट्री में. सो डिफरेंट इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स कह सकते हो, या फिर डायरेक्टर, सीईओ, उनका माइंडसेट क्या होता है? क्या सबका सेम ही होता है माइंडसेट, या 50-60% सेम है, 30-40% डिफरेंट नेचर वाइज होता है? क्या होता है सबका माइंडसेट? नवीन जी, आपको पता है सबका सेम बिल्कुल नहीं होता. हाँ, होता है कि कई लोग जो एज अ कंसल्टेंट आपको बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है कि हम कुछ चीज़ें बदल के रखेंगे इस कंपनी के अंदर, बदलाव लाएंगे. दैट इज़ द रीज़न दे आर इन्वाइटिंग एनी कंसल्टेंट्स, राइट? सो बट सबका माइंडसेट आप कह लीजिए सेम नहीं होता है. और कई बार ये होता है कि इन्फ्लुएंस में, कि आज अगर ABC कंपनी कर रही है तो मैं भी करा लेता हूँ, क्योंकि ये कल्चर चल रहा है कि यहाँ पर्टिकुलर मार्केट में कंसल्टेंट्स को बुला के वो चीज़ें करवा रहे हैं. तो कई बार ये चीज़ भी होती है. AI आ गया तो AI इंट्रोड्यूस करवाना तो CEO कहता है कि चलो हम भी करके देखते हैं कि किस तरह के फायदे होते हैं. जहाँ वो इन्फ्लुएंस के कारण करते हैं वहाँ वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती. ओके. जहाँ खुद CEO इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को करता है कि मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ पीपल, कि लोगों की भी कॉम्पिटेंसीज बढ़े, जहाँ उस थॉट प्रोसेस से अगर CEO आ रहा है तो चीज़ें चेंज होती हैं, राइट? तो वो चीज़ मैंने देखा है शुरुआत में, वो एज ए कंसल्टेंट हमें भी रीड करना होता है कि ये इन्फ्लुएंस के कारण करवा रहे हैं, ये वाकई में बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उसके बेसिस हम पूरी इंटरवेंशन को प्लान करते हैं. राइट. अब कई बार ये होता है कि इन्फ्लुएंस के कारण भी करा रहे हैं, बट हो सकता है वैसे अंदर से एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छे हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि इनके साथ कितने टाइम की इंटरवेंशन ठीक रहेगी. राइट. अब उसमें भी होता है कि कई बार अगर मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं तो इसको पुश कर दूंगा, नहीं जी आप साल की इंटरवेंशन करो, 2 साल की करो जी, रिटेनरशिप मॉडल के ऊपर करो. पर हमारा हमेशा शुरू से ये रहा है कि किसी भी चीज़ को पुश करके नहीं करना, बिकॉज ये इंटरवेंशन इस टाइप की है, इसकी इफेक्टिवनेस तभी आपको दिखेगी जब दोनों पार्टीज आपस में हाथ मिलाएं. ऑब्वियस है. हम तैयार हैं, अगर सामने वाली पार्टी तैयार नहीं है, एक टाइम के बाद भी तैयार नहीं है, तो उस चीज़ को पुश करने का फ़ायदा नहीं है. ऑब्वियसली तैयार तो हमें करना भी पड़ेगा, कि चीज़ों पुश करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, तो कई चीज़ों में पुश करना पड़ेगा, बट एट टाइम्स एक जगह पे छोड़ना भी पड़ेगा. राइट. अदरवाइज वो क्या होता है कि भी खाली पुश से ये हो रहेगा कि कर भी लेंगे, वो उनको इफेक्टिवनेस इसलिए दिखाई देगी बिकॉज उनकी तरफ से रिसेप्टिविटी नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट ही नहीं होंगी उनको. राइट. ये चीज़ है. सर, ऐसा कोई डिफिकल्ट माइंडसेट किसी इंसान का जिसको मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल हो गया था, ऐसा कोई केस स्टडी या कुछ ऐसा है? ऐसा क्लाइंट आप कह रहे हैं, या मैं आपको एक पार्टिसिपेंट की बात बता सकता हूँ. मैं MSME के लिए, MSME करनाल के लिए भी सेशंस करता हूँ. ओके. और आप मानेंगे नहीं, मेरा जो सबसे पहले मेरे को उन्होंने सेशंस दिए थे, मेरे डोमेन से टोटली अलग थे. कुछ अंदाज़ा नवीन जी किस टाइप के डोमेन, मतलब किस टाइप के सेशंस होंगे, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं?
डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उन्होंने मेरे को 4 सेशंस दिए थे। 2019 की शायद ये बात है, और डिजिटल मार्केटिंग के 4 सेशंस मेरे को फर्स्ट डे में लेने थे। मतलब आप कह लीजिए MSME करनाल के साथ शुरुआत हुई थी, ये 4 सेशंस मेरे को एक दिन में लेने थे। और मैंने इनसे पूछा भी था कि आपको जहाँ से मेरा रेफरेंस मिला है, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड आपको बताया, वो कहते हाँ। तो मैंने कहा आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग को मैं कर पाऊँगा, मतलब सेटिस्फाई कर पाऊँगा आपकी एक्सपेक्टेशंस को? कहते हैं हमें जहाँ से रिकमेंडेशन मिली है उन्होंने हमें बताया है कि आप उनके टॉपिक्स दो, वो कर देंगे। मैंने कहा अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं इसको पक्का करूँगा और 100% करूँगा मैं। ओके। तो 4 सेशन जब किए थे उसमें मैं एक पार्टिसिपेंट्स बताऊँगा, IT बैकग्राउंड से ही थे, काफ़ी अच्छी IT कंपनी में काम करते हैं, मोहाली से ही हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स वहाँ करनाल में और भी लोकेशन से आए हुए थे। उनके बारे में मेरे को जो वहाँ की डायरेक्टर थी उन्होंने बताया था कि हितेश जी थोड़ा सा ना इनकी जो नेचर है वो अलग सी है। तो ये कई चीज़ों में क्या करते हैं कि खुद भी पूरी तरह से अटेंड नहीं करते हैं और कई लोगों को और को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को भी ना इस ट्रेनिंग में एक चीज़ सीखनी होती है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। एग्रेसिव ट्रेनिंग्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्वाइट ट्रेनिंग्स होते हैं, डोमिनेंट ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ये काइंड ऑफ डोमिनेंट ट्रेनिंग्स में कुछ आते हैं जो इस तरह की नेचर जिन लोगों में होती है। ओके। और ये सबकी नेचर अपनी अलग अलग होती ऑब्वियस है। तो उनकी मेरे को जो डायरेक्टर थी उन्होंने पूछा कि हितेश सर मैं उनसे कुछ बात करूं इस चीज़ के लिए, बिकॉज पहले भी एक दो जो रिसोर्स पर्सन आए हैं तो उनसे कई चीज़ों में वो डिस्ट्रैक्टेड, मतलब रिसोर्स पर्सन भी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। मैंने कहा मैम नहीं, आप बात कुछ नहीं करना। रीज़न बीइंग अगर आपने बात कर ली दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मैंने कहा पहले आप मेरे ऊपर छोड़ो इस चीज़ को, पहले मेरे को देखने दो। अगर मैं नहीं उनको टैकल कर पाया फिर आप बेशक बोल देना, बट अगर मैं टैकल नहीं कर पाया उस चीज़ को, सिचुएशन को, या उनको नहीं कन्विंस कर पाया कई चीज़ों में, तो दैट मीन्स वो कमी मेरे में। राइट। ऑब्वियसली हर एक, वो कहते हैं ना बच्चा, हर एक बच्चा साहू बच्चा नहीं होगा, कुछ शरारती बच्चे भी होंगे। सही तो इट गोज फॉर एवरीबॉडी। ट्रेनर भी सारे ऐसे साहू नहीं होंगे, कुछ शरारती इन द सेंस, मतलब मैं कह लिया एक होंगे जो बिल्कुल सीरियसली किसी चीज को बोल रहे हैं, एक जो है मिक्स करके कर रहे हैं, एक है जो बहुत ज्यादा ह्यूमर में कर रहे हैं। तो अलग टाइप के ट्रेनर होंगे और ट्रेनीज भी उसको परसीव अलग तरीके से करते हैं। आप मानेंगे नहीं नवीन जी, उनको जिस तरह से मैंने किया, मैंने ना एक इंट्रोडक्शन सबकी उसमें ली थी, और इंट्रोडक्शन इनकी स्पेशली मैंने याद रखी, बाकियों की भी याद थी बट इनकी स्पेशली याद रखी। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें मेरे को एग्जाम्पल देने थे, उससे मैंने उनके एग्जाम्पल दिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको इम्पोर्टेंस बहुत चाहिए होती है। राइट। तो वो मैंने देखा कहीं ना कहीं आपको रीड करके अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, उसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे प्लान की जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज करता गया लोगों का। तो आप समझ रहे हो, जैसे अगर उनका कंफर्ट लेवल 2 लोगों के साथ में आ गया तो मैंने उस कंफर्ट लेवल को तोड़ दिया, तो वो जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ थी वो नहीं हुई, और वो पूरे दिन उस दिन बैठ कर गए, जबकि बाकी ट्रेनिंग्स में कई बार जल्दी चले गए थे। और डायरेक्टर वो जो थी वो हैरान थी, कहती हितेश जी एक तो कमाल हो गया पूरे दिन, कहते प्लस फीडबैक देख कर गए हैं कि बड़ा अच्छा सेशन था। मैंने कहा मैम ये तो फिर भगवान की मेरे ऊपर वो कृपा रही है कि वो इस तरह से फीडबैक दे कर गए। एग्जैक्टली। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट केस, बट मैंने देखा कई बार ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे मैंने देखा है, ऐसे मेरे को एक दो यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं जिसके बारे में, स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा, इवन कॉर्पोरेट्स में ऐसे लोग मिले हैं। मैं कॉर्पोरेट में मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही, जैसे यहीं से ही चंडीगढ़ ट्राई सिटी में एक जगह पे मिले थे एक दो लोग, जो शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत ऐसे कर रहे थे कि आप ये क्या चीज़ें करा रहे हो, ये तो इतनी रेलिवेंट नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि भी किस तरह का एज ग्रुप है, तो हमें मिक्स करनी पड़ती हैं एक्टिविटीज़ भी, केस स्टडीज़ भी, और ये सारी चीज़ें। और वही लोग थे जो उस सेशन के बाद इतने अच्छे वो बन गए दोस्त, कहते कि अब आपका जो नेक्स्ट होगा आप हमें ज़रूर बताना। तो वो मैंने देखा शुरुआत में बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हमें खुद बड़ी चीज़ें सिखा के जाती हैं। बिल्कुल सर। रितेश भाई, आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, उसमें था तबला। हाँ जी। PCR, ये क्या है? सो तबला की एक स्टोरी है नवीन जी। तबला की स्टोरी क्या है, एक कॉलेज से मेरे को एक बार रिक्वेस्ट आई थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेशन लेने के लिए। ओके। अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे थे, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भी इस टॉपिक को चेंज कर दो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक में मज़ा नहीं आ रहा। वो कहते नहीं, हमारे यहाँ पे स्ट्रेस बहुत है, बच्चों को भी है और फैकल्टीज़ को भी है, तो हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर लो। अब इसका तबला कहाँ से आया मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरी वाइफ से काफ़ी मेरी बात होती है इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज वाइफ और मैं दोनों हम ट्रेनिंग्स में ही हैं। तो वाइफ ने बोला, आप जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ करते हो तो देखो आप कुछ इस तरह से अगर कर सकते हो। तो अगर हम गूगल भी करेंगे तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए
बताता है थिंकिंग को चेंज करो, बिहेवियर को चेंज करो और लाइफस्टाइल को चेंज करो। मैंने उसमें डबल ए का तड़का और लगा दिया। ओके, डबल ए क्या है? टी थिंकिंग होगी, बी बिहेवियर हो गया, एल लाइफस्टाइल हो गया। जो टी के बाद ए आएगा वो हो गया एक्टिवेटिंग ट्रिगर, फिर बी एल ए लास्ट में एक और ए आया, वो हो गया असर्टिवनेस। ओके, तो उसमें क्या है कि जब मैं तबला को बताता हूँ कि थिंकिंग कैसे चेंज करनी है, बिहेवियर कैसे चेंज करना है, अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, एक्टिवेटिंग ट्रिगर कैसे चेंज करना है, या एक्टिवेटिंग ट्रिगर को पॉजिटिव कैसे बनाना है, और असर्टिवनेस कैसे लेकर आनी है, राइट, तो उसमें मैं उनको एक तो बताता भी हूँ कैसे लेकर आनी है, प्लस उसमें कई बार उनकी सेल्फ असेसमेंट कराता हूँ कि ओके, अगर आपने अपने तबले को देखना है, वेयर यू आर एबल टू जज वेदर यू कैन मैनेज स्ट्रेस इन द राइट वे और नॉट, तो वो एक सेल्फ असेसमेंट के थ्रू भी मैं उनको उस चीज़ को लॉजिकली ओपन अप करता हूँ। तो एक ना आदत बन गई है नवीन जी मेरी, जैसे आपने अब देखा ही है मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, तो मैं एक्रोनिम्स में काफ़ी चीज़ें, शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी चीज़ें डिलीवर करता हूँ अपने सेशंस और में। लोगों को याद भी रह जाता है फिर तबला बिल्कुल। वाला कुछ कंसेप्ट है यार, बिल्कुल। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उसको बिल्कुल। देखो। अब पीसीआर की जब आपने बात की है तो पीसीआर को मैंने अगेन मैनेजमेंट से रिलेट किया। पी इज प्रोग्रेसिव, सी इज कोलैबोरेटिव एंड आर इज रेजिलिएंट। ओके, प्रोग्रेसिव, कोलैबोरेटिव, रेजिलिएंट माइंडसेट। अब ये लीडरशिप से भी रिलेट कर जाता है और ये एंटरप्रेन्योरशिप से भी रिलेट कर जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का सेशन आया है, मैं उसके साथ उसको रिलेट करके डिलीवर करता हूँ। ओके, दैट इज तो अमेजिंग। आने वाले टाइम में भी कुछ और मैंने शॉर्ट फॉर्म्स अभी के साथ जैसे? आर्टिकल्स लिखने हैं। ओके, जैसे अभी तो मैं एकदम नहीं आपको रिवील करूंगा क्योंकि अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो मेरे को लगता है जब तक चीज प्रॉपर ना हो तब राइट, तक उसको रिवील ना किया जाए तो बेटर है, बट जानने के लिए बने रहिए। बिल्कुल बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। यस, बिल्कुल जी। ओके सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर कोई आजकल जेनजीज होते हैं, सारे एम्प्लॉइज वगैरह सोचते हैं दे शुड बी देयर, और द कंसेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? राइट, सो नवीन जी, वर्क लाइफ बैलेंस, दिस वर्ड वी ऑल आर हियरिंग अ लॉट। हम लोग काफ़ी सालों से इस चीज़ को भी सुन रहे हैं, राइट, और कोविड के बाद से तो मेरे को लगता है हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ ज़्यादा को सुन रहे हैं। हैं। बट व्हेन आई से वर्क लाइफ बैलेंस, करेक्ट मी इफ आई से रॉन्ग, पहले मैं बात करूंगा कि जनरली जैसे हम इसको परसीव करते हैं, हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर कंपनी। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, नहीं है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस है। तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो ये हमें जो है ना नोशन दिमाग से निकालना पड़ेगा। कोई भी कंपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनाती, ये इंडिविजुअल बनाता है। ओके, आज अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे कुलीग हैं जो 8 घंटे के काम को 4 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, और मैं उसी काम को 8 घंटे या 10 घंटे भी लगा रहता हूँ और नहीं कर पाता हूँ, राइट, और बाद में मैं दोष देता हूँ कंपनी को। सारा दिन काम तो पे वो लगे रहते कि हैं। सारा दिन काम पे लगे रहते हैं, 10-10 घंटे काम करते रहते हैं। आपके कई कुलीग्स हैं जो 4 घंटे में भी कर देते हैं, वो 8 घंटे में घर चल जाते हैं। तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है उनका? है। वैसे है, तो किया क्या है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं, उनको पता है जिस टाइम पे जिस चीज़ पे फोकस करना है उस पर करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं करना। बिल्कुल। तो मेरे को तो ऐसा लगता है वर्क लाइफ बैलेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खाली, ये इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों जब हाथ मिला के चलेंगे तभी होगा, बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअली को समझना पड़ेगा कि इसको मैंने कैसे बैलेंस करना है। मेरा बॉस अगर मेरे को 10 काम दिन में दे रहा है ना, तो डे एंड में पूछेगा कि 10 काम हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल, उसका मैं ये नहीं एक्सक्यूज दे सकता कि नहीं जी मैं इसलिए नहीं कर पाया, उसलिए कर नहीं पाया। वो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन हमें खुद करनी पड़ेगी। बीच में 10 काम के बाद 2 काम और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड सिचुएशन तो वो इंडिविजुअल को अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा, और तभी वो बदलाव आएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ओनली कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो जॉब शिफ्ट हो रहा है अभी रिसेंटली आफ्टर द कोविड स्पेसिफिकली, कि जस्ट बिकॉज कि एक जगह पे आपने 2 साल का एक्सपीरियंस था, आपको 5 लाख की सैलरी थी, दूसरी जगह पे 2.5 साल में आपने 7 लाख की ले ली है, फिर 11 की ले ली है, तो वो कितना जस्टिफाइड कर रहा है? नवीन जी, ये 2 चीज़ों से ड्रिवन होता है। एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स जिस चीज़ को मेरे को करने में मज़ा आता है, मेरे को पैसे को उसमें नहीं है, जिस चीज़ में मेरे को कहते हैं ना फुलफिलमेंट मिलती है, मैं उस चीज़ को पूरी शिद्दत से करता हूँ। जहाँ हम लोग जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं ड्यू टू आप कह लो पैकेज पार्ट और ड्यू टू काइंड ऑफ पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम अपने आप को किसी रिवॉर्ड्स के साथ, किसी अचीवमेंट के साथ रिलेट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो फोर्स होती है जो आपको अंदर से ड्राइव करती है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा ये पैशन बन चुका है। अब जैसे अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, मनी इज ऑब्वियसली वन थिंग, मनी भी चाहिए मेरे को, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी चाहिए,
मेरे को वो भी चाहिए, एक रिकॉग्निशन भी चाहिए, बट मेरे को कर रही उसके कारण नहीं मैं इस चीज़ से ड्राइव हो रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ को करने में मज़ा आता है। आई एम इंट्रिंसिकली कह लो अंदर से मैं मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मेरे को एक फुलफिलमेंट की फीलिंग दे रहा है अंदर। राइट। अगर वो चीज़ आ गई ना तो तभी ये चीज़ ठीक होगी। तो काइंड ऑफ आप कह लीजिए वैल्यू सिस्टम जो है ना, अब जो जनरेशन आई है, वैल्यू सिस्टम के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और वैल्यू सिस्टम खाली जेनजी नहीं, ये शुरुआत होती है उनके पेरेंट्स से। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, और पेरेंट्स के लिए भी इसलिए अब मुश्किल हो गया है। पहले हम होते थे जॉइंट फैमिलीज में, अब मैक्सिमम फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, या अगर बिजनेस में है तो अपने बिजनेस को देख रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, जो पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स से जो सीखते थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से, वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी ख़त्म हो गई हैं। तो वो कहते हैं पहले संस्कार आ जाते थे फैमिली के अंदर, अब ये वैल्यूज़ वाली चीज़ें हमें कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि फैमिली हमारी न्यूक्लियर होती जा रही है ज़्यादा। संस्कार की जगह सिर्फ कार रहेगी अब तो। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले जो जॉइंट फैमिली के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती थी, अब वो कॉलेजेस या स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ाई जा रही है। एग्जैक्टली। रितेश भाई, एक चीज़ बताओ, इतने साल से आप ट्रेनिंग जब दे रहे हो, तो ओवर द पीरियड विच इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी? नवीन जी, कौन सी चीज़ मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ? इनफैक्ट आई वुड से जो भी मैं काम कर रहा हूँ ओवर द ईयर्स जो मैंने ऐड किए हैं ना, वेदर इट इज़ HR एडवाइजरी, ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, एक मेरी आदत रही है एक्सपेरिमेंटेशन की। अगर मैं जॉब में होता ना, मैं एक्सपेरिमेंटेशन एक हद तक कर सकता था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं प्रोसेस ड्रिवन चलना पड़ेगा, और जो टाइमलाइंस मेरे को फिक्स की हैं मेरे को उसके हिसाब से डिलीवर करना पड़ेगा। राइट। तो अगर मैं उस चीज़ में ही लगा रहता तो मैं एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही चलता रहता। राइट। इस चीज़ में आके मेरे को ये लिबर्टी मिल गई कि जो मेरे अंदर हैं चीज़ें, बेशक मैं उसको सर्विसेज के रूप में अलग अलग एरियाज़ में लेकर आऊँ और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता जाऊँ। और मेरी एक ना आदत रही है, बेशक मैं HR एडवाइजरी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, या प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, मेरे को हर 3-4 महीने के बाद उसके अंदर कुछ नया और इंट्रोड्यूस करने की आदत है। तो जॉब में मेरे पास एक कंस्ट्रेंट रहता, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता था। राइट। जो कि मैं इस चीज़ में अपने आप को इम्प्लीमेंट करके देख पा रहा हूँ। और कोविड के बाद का जो टाइम है वो काफ़ी मेरा अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा, बिकॉज इस एरिया में मेरा आने का बहुत वो था कि भी अपार्ट फ्रॉम HR एडवाइजरी मेरे को ट्रेनिंग्स में ही फुल फ्लैश जाना है। तो कोविड के बाद से वो चीज़ें मैंने फुल फ्लैजेडली इसमें पूरी जान लगाई, और अभी भी आप कह लो कि मैं इसके कुछ और नई चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ और नई चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको जो आदत बताई है, अगर 3-4 महीने बाद चेंजेस उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं आई तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कट रही है, जी नहीं रहा हूँ। तो मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, काटना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। तो सर, व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर होल जर्नी? जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपने फेस किया एंड यू ओवरकम दैट, यू फील लाइक आई डिड इट? द चैलेंजिंग पार्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन नेचर, आई वॉज अ ओवर थिंकर। मैं बहुत ओवर थिंक करता था चीज़ों के बारे में। मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू सेल्फ हीलिंग सीखी थी, चक्रास हीलिंग, ओके। 2014 में। उसके बाद से मैंने अपने आप में बहुत बदलाव देखा था। तो ओवर थिंकिंग जो मैं पहले करता था, उस चक्रास हीलिंग की प्रैक्टिस से वो जो माइंडफुलनेस वाली चीज़ आई, और इस चीज़ के लिए पूरा श्रेय मेरी वाइफ को भी जाता है। ओके। उसने भी मेरे को कई चीज़ों में बड़ा वो किया कि भी आप क्यों इतना सोचते हो, अगर आप जितना ज़्यादा सोचोगे एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो आप एज्यूम कर रहे हो ना। तो वो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ मेरे को उन्होंने एक, जिनसे मैंने हीलिंग सीखी, और वाइफ ने काफ़ी पुश करके मेरे को बाहर निकाला। राइट। और उस आदत को जब मैंने ओवर द ईयर्स चेंज किया, कोविड के बाद वो ऐसा बदलाव आया मेरे में। अब कई बार वाइफ कहती है कि ये चीज़ हो जाएगी, तो मैं उनको बोलता हूँ इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएगी। तो मतलब कह लीजिए, मैं आपको जब बता रहा था ना ये तबला में एक्टिवेटिंग ट्रिगर, मैं एक चीज़ पे काम करता हूँ, ABC। अगर आपका एक्टिवेटिंग ट्रिगर स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप कहते हो कि इस चीज़ को हो जाएगी विदाउट थिंकिंग ऑफ कि मैं कैसे करूँगा, अगर आपका एक्टिवेटिंग ट्रिगर पॉजिटिव है तो आपका बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, जिसमें आपके थॉट्स, एक्शंस, मीनिंग और परसेप्शन आते हैं। क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया पॉजिटिव कि मैं कर लूँगा, तो आप रास्ते खुद बना लोगे। आपको पता अगर मैं नहीं कर सकता तो आप 2 लोग और आइडेंटिफाई कर लोगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और लास्टली, अगर एक्टिवेटिंग ट्रिगर ठीक हो गया, बिलीफ सिस्टम ठीक हो गया, तो कॉन्सिक्वेंसेज ये आएंगे, आप इमोशनली अपना बैलेंस नहीं खोगे, और आपका लोगों के साथ बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा। और ये चीज़ें मैंने, नवीन जी, काफ़ी प्रैक्टिस की इस चीज़ों के ऊपर। अब कई बार ऐसा होता है कि कई टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो मेरे एरिया से रिलेटेड नहीं होते,
पर मैंने जैसे आपको बताया एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़ Right. वो छोड़ी नहीं। तो मेरे को अगर कोई मेरे को कहता है कि लीगल पे ले लो तो वो मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ क्योंकि लीगल इज़ नॉट माई एरिया। बट कोई ऐसे एरिया था जैसे मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का बताया था, MSME का, तो उसमें जो टॉपिक्स भी थे वो कुछ रिलेट करते थे, मैं कहीं बात कर सकता था उसके ऊपर, तो मैंने इसको पूरा स्टडी करके उन चीज़ों को बनाया था। तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं छोड़ी। अब फिर वही एक बस हमेशा वो 2 चीज़ अपने आप को बोलता हूँ कि गंजे करना तो तू नहीं है और करेगा तू ही। तो जब मैं ये कर लेता हूँ तो मेरा ABC ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। ओके, दैट इज फनी। हितेश भाई, सोशल मीडिया को लेके आपका क्या व्यू है? क्योंकि सोशल मीडिया हमारी आज की डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारा काम, हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े पहनने, उठना, आना जाना, यारी दोस्ती, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? इसके लिए मेरा नवीन जी टेक ये है कि सोशल मीडिया में हम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट रखें। क्वालिटी कंटेंट इन द सेंस मैं इतना चाहे उसमें कंटेंट ना वो कर दूं कि विच इज़ नॉट रिलेटिंग टू पीपल, इट शुड बी रिलेटिंग टू पीपल। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस ऑल्सो, ऑन बिजनेस एज वेल एज ऑन पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो, बिकॉज आप भी समझ रहे हो कि जो काम आज हम कर रहे हैं, अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर और कंपनी ब्रांडिंग दोनों पे काम नहीं करेंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लंबे चल नहीं पाएंगे मार्केट में। तो सोशल मीडिया हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन दिस। और मैं तो बल्कि कहूँगा इसमें हमें सारे चैनल्स पे ही एक्टिव रहना चाहिए। इंस्टा पे स्पेशली फॉर जेन जी पीपल, राइट, एंड व्हेन वी से लिंक्डइन इट शुड बी जेन वाई, जेन एक्स एंड जेन जी भी होने चाहिए। बट जेन जी मैंने देखा है धीरे धीरे अपने प्रोफाइल को भी बिल्डअप कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव है। तो एज आप कह लीजिए प्रोफेशनल हमें इंस्टा पे ज़्यादा रील्स वाली चीज़ें डालनी पड़ेंगी। मैं कंटेंट के इसमें बोल रहा हूँ अब मैं। लिंक्डइन पे इट कैन बी फोटोज़, वीडियोज़ और शॉर्ट क्लिप्स टाइप, बट ऑब्वियसली इफ इट हैज़ टू बी कह लो एक काइंड ऑफ टॉक देनी है विच इज़ ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स एंड इफ इट इज़ रिकॉर्डेड, वो हमें यूट्यूब चैनल उसके लिए यूज़ करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स को किस तरह से यूज़ करना है वो भी चीज़ें हमें लेवरेज करनी पड़ेंगी। एंड सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से बहुत डिफरेंस पड़ता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं 2019 तक एक्टिव था, इतना या नहीं था। 2019 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ मैं। एंड अगेन क्रेडिट गोज़ टू माई वाइफ ऑल्सो, वो बहुत इन चीज़ों में एक्टिव रही है। बट हमारी एक आदत रही कि हम क्वालिटी कंटेंट को पुश करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ हमें सोशल मीडिया पर डालनी नहीं अच्छी लगती है। राइट। सो देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी डाल रहा हूँ तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बट इट शुड बी प्रोफेशनल वेयर इट इज़ एडिंग वैल्यू टू अदर्स लाइफ ऑल्सो। और अगर इसी क्वेश्चन के आंसर को कुछ ऐसे प्लान आउट करें कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ पे, वो एज ए व्यूअर, ये तो था हमने एज ए कॉर्पोरेट बात करी है, ठीक है। और एज ए व्यूअर, As a जैसे viewer. मैं अपना सारा टाइम रील देख रहा हूँ, इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं क्योंकि नॉर्मली आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू जस्ट सी 5 रील्स, ओके तुम्हारा बॉस ये कर रहा है, तुम्हारा मैनेजर ये कर रहा है और तुम्हारे HR ये कर रही है एंड यू स्टार्ट इन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, ओके यार सारे मैनेजर ऐसे ही करते हैं, माइंडसेट चेंज हो गया। ठीक है। तो इस पे कुछ बताओ। तो नवीन जी, एज अ व्यूअर भी हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देखना पड़ेगा। एज अ व्यूअर अगर मेरी एक आदत है, मैं हर रील को, शॉर्ट्स को देख रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट को ख़राब करेगा। मेरे को वहाँ पे भी कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है, अगर उसकी उस चीज़ों को देखने से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तो मेरे को चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। राइट। यही चीज़ जो मैं बात कर रहा था एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी एज अ इन्फ्लुएंसर अगर मेरे को चीज़ें करनी थी तो मैं कैसे करूँगा, और एज अ व्यूअर कैसे करना पड़ेगा। तो व्यूअर को भी इस चीज़ को करना पड़ेगा, वो चीज़ जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके नॉर्मल काम से, उस चीज़ के ऊपर उसको खुद रोक लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर नहीं उन्होंने रोक लगाई तो कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं ना, हम लोग हमारे टास्क डिले हो रहे हैं, वो इन्हीं कारण डिले होते हैं क्योंकि हमारी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास। हम दूसरों की ज़िंदगी में घुसने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं rather than अपनी ज़िंदगी को जीने में। और कहीं ना कहीं आपने ये जो बात नवीन जी की भी थी जेन जी के रिगार्डिंग, हम लोग बाहर की जर्नी में ज़्यादा जा रहे हैं कि मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी तो देखूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी तो मैंने जीनी है, दूसरों की ज़िंदगी देख के थोड़ी मैं जीऊँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो व्यूअर को भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। इवन एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को भी इन चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली एज अ पेरेंट हमें ये भी देखना पड़ेगा
कि अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया तो किस टाइम से किस हिसाब से उसे बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी आजकल कई बार इन चीज़ों का बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल है। तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर वो भी लानी पड़ेगी कि हर कंटेंट को स्क्रॉल करके या देखना नहीं ज़रूरी है, वही कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाएगी। हाँ, सही बात है सर। हितेश भाई, बुक्स पढ़ते हो आप? मैं बुक्स, आपको आप हंसेंगे नवीन जी, बुक्स मेरे पास हैं, एक चैप्टर पढ़ता हूँ उसके बाद रख देता हूँ, बट हाँ मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, ओके। नेट पे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, एंड मैं मूवीज़ के थ्रू बहुत सीखता हूँ। किस टाइप की तो मूवीज? अब जैसे मैं बात करूँ नाना पाटेकर की अब तक 56 जो आई थी, ओके। अब तक 56, अगर मैं नाना पाटेकर की उनकी बात करूँ तो उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है, कोई भी सिचुएशन हो उनके एक्सप्रेशंस बड़े न्यूट्रल होते हैं। मेरे ऐसे नहीं होते थे पर मैं मूवीज़ के थ्रू बहुत चीज़ें सीखता हूँ मैं। ओके। तो कहते हैं ना, किसी को बुक्स किक देती हैं, किसी को मूवीज़, किसी को डिपेंड अपॉन घूमना फिरना, तो हर मेरे एक को के nature मूवीज़ पे है। बहुत किक देती हैं। ओके। सो विच वन इज योर बेस्ट मूवी? अब तक 56 या कुछ और? अब तक 56 इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ फॉर मी। नाइस। ओके। और ऐसा कोई कोट या कोई ऐसा शेर या स्लोगन जो पढ़ के आप फील कर रहे हो यार मोटिवेटेड हो गया? एलन रूफस का एक कोट है, योर इनर कोर इज योर आउटर फाउंडेशन। इनर कोर इज योर आउटर फाउंडेशन, अगर आपने अंदर का कोर अच्छा डेवलप कर लिया तो आप समझ लीजिए आउटर में वो चीज़ शाइन करेगी, आपका फाउंडेशन फर्स्ट क्लास बन जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर कंपनी एज अ ब्रांड जानी जाती है वो इसी कारण जानी जाती है क्योंकि उसके इनर कोर, उसके लोग, उसके पीपल, उसके प्रोसेसेस, जो मैं पीपीसीसी बोल रहा था, पीपल प्रोसेसेस कॉम्पिटेंसी कल्चर, अगर ये चीज़ें उनकी स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आउटर कोर में रिफ्लेक्ट होगी। ओके। सो हितेश भाई, एक जैसे कि ये पॉडकास्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड, तो एक ऐसा कोई थॉट आपका या फिर कोई ऐसी गाइडेंस या सजेशन जो आज के हमारे व्यूअर्स के लिए हो सकता है? आज का इस पॉडकास्ट को देखते हुए मैं एक ही सजेशन सबको देना चाहूँगा, जो मतलब मैंने खुद लाइफ में सीखा है, कभी भी इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर 10 लोग भी कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती तो आप सुनो ज़रूर कि ठीक है नहीं हो सकती, बट अंदर से ये बोलो कि मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। ये मैं स्पेसिफिकली दिखाऊंगी इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबके साथ रिलेट करके बोल रहा हूँ। और इसके लिए अगेन मैं एक और चीज़ रिपीट करूंगा जो मैं बीच में ही बोल रहा था नवीन जी, ABC को पॉजिटिव रखना है। अगर ABC पॉजिटिव रख लिया तो इन्फ्लुएंस नहीं काम करेगी। वो किस तरह से काम नहीं करेगी मैं बिल्कुल शॉर्ट में कह के इसको कंक्लूड करूंगा। एक्टिवेटिंग ट्रिगर, अभी तो मैंने बताया था कि अगर आपका पॉजिटिव शुरू हुआ, जनरली हमारा नेगेटिव जब शुरू होता है ना, एक्टिवेटिंग ट्रिगर हम लोगों का जनरली नेगेटिव शुरू होता है, और वो होता है एक्टिवेटिंग ट्रिगर कि अगर मेरे को कोई आपने अनसर्टन सिचुएशन दे दी है नवीन जी ने, तो मेरी नेचर ये होगी, व्हाट इफ अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया तो एंड रिजल्ट क्या होगा। वी जंप टू कंक्लूजन्स, राइट। हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया दैट मीन्स मैं डर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो अगर मेरा एक्टिवेटिंग ट्रिगर एज अ सेटबैक या शॉक शुरू हो रहा है तो बिलीफ सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली हिल जाएगा। मेरे थॉट्स, एक्शंस, मीनिंग, परसेप्शंस हर सिचुएशन के लिए चेंज हो जाएंगे और लास्टली मेरा इमोशनल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा और लोगों के साथ बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो। ये सोचो कि जो होगा मैं कर लूँगा इसको या कर लूँगी, तो रास्ते ऑटोमेटिकली बनेंगे। फिर आप कहीं ना वो देख लोगे रास्ते। जैसे एक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कोर्ट के ऊपर पूछा, कुछ कोर्ट्स होते हैं जो आपको किक देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बन जाएगा जो आपकी रेजिलियंस बढ़ा देगा। एग्जैक्टली। सो मेरा एंड में यही सजेशन होगा, एक्टिवेटिंग ट्रिगर पॉजिटिव रखें, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है। आप उन 10 लोगों में से कुछ 1-2 लोगों में होगे जो बिल्कुल अलग तरीके से निकल कर आओगे, राइट। बिकॉज यू ऑल्सो नो देयर आर ओनली 1 or 2% ऑफ द पीपल आउट ऑफ 100% हु शाइन एज अ लीडर, राइट। So this is my suggestion to all the viewers of the Alpha people. हितेश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको मतलब जान के, आपके थॉट प्रोसेस को समझ के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो आई होप हमारे व्यूअर्स भी इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच नवीन जी, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। कई मीटिंग्स ऐसी होती है जो आपकी पहली मीटिंग भी ये दिखाती है कि आप पहली बार नहीं मिल रहे हो। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपसे बात करके मेरे को ऐसा लगा है कि मैं आपसे आज पहली बार नहीं, पहले भी कई बार मिल चुका है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।